नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो जिस चीज की घोषणा की गई थी आपसे दोस्तों, वो समय आज आपका आ चुका है दोस्तों। स्पेशल संडे में सुबह मॉर्निंग में 10 बजे, ठीक है। जल्दी जुड़ जाइए। चैनल पर बेटा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो, सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंचा दो दोस्तों, ठीक है। आज स्पेशल संडे में हिंदी की संपूर्ण क्लास रहने वाली है बेटा, ठीक है। टॉपिक नंबर आज आपका फर्स्ट है। चलिए डिटेल में जानते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, तो जल्दी से जुड़ जाइए। जितने भी बच्चे नहीं जुड़े हैं मेरे साथ, तो बेटा जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करिए, ठीक है। जल्दी से जल्दी मेरे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए बेटा। आज हम बात करने वाले हैं बेटा विशाल बैच में स्पेशल संडे। स्पेशल संडे में बेटा ये आपकी क्लास है आज फर्स्ट, ठीक है। लिपि, भाषा और बोली, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है आज आपका हिंदी का कंप्लीट। मैं आज यहाँ पर करा के जाऊंगा बेटा संपूर्ण टॉपिक, ठीक है। तो चलिए बेटा जल्दी जुड़ जाइए और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखना है बेटा हर संडे को मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करिए। जितने भी छात्र बेटा क्लास को देख रहे हैं पहले शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए शेयर करते रहिएगा बेटा। जितने भी बेटा क्लास को देख रहे हैं पहले शेयर भी करते रहना, जरूर करना, ठीक है। शेयर करना भी बेटा क्या है, जरूरी है। चलिए तो बढ़ते हैं बेटा क्लास की ओर। तो ये जो है बेटा बैच आपका स्पेशल संडे, ठीक है। स्पेशल संडे में बैच है आपका हिंदी का। जल्दी से जुड़ जाइए बेटा, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक आपका चल रहा है, आज ही स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। उस बेहतरीन क्लास रहने वाली है। किन किन एग्जाम के लिए है वो आपने वीडियो देख ली होगी बेटा, ठीक है। तो ये जो है हिंदी आप पढ़िए यहाँ पर, और कहीं पर भी कोई सा भी एग्जाम दीजिए, चाहे वो आपका कोई किसी भी स्टेट का हो या केंद्र का हो बेटा, या आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं स्टेट में हो, अगर हिंदी आती है आपके एग्जाम में तो यहां से आप बेटा 100% करोगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए बेटा, तो आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हिंदी के बारे में। देखिए हिंदी, तो हिंदी में जो भी मैं आपसे बात करूंगा ना आज बेटा, हिंदी में जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, जो अध्याय है, टॉपिक नंबर है फर्स्ट। टॉपिक नंबर जो फर्स्ट है वो है आपका बेटा, मैंने लिया है यहां से लिपि, भाषा, और यहां पर क्या किया है, इसको जोड़ दिया है बोली के साथ। किसके साथ जोड़ दिया है बेटा, बोली के साथ मैंने इसको जोड़ दिया। तो ये आपका टॉपिक हो गया है, लिपि, भाषा और बोली। इतनी बात समझ में आई है अभी तक आपको या नहीं? तो हिंदी में बेटा पहला जो टॉपिक आपका लिया है आज हमने, लिपि, भाषा और बोली। इसमें हमें क्या करना है, पहले हम बात करने वाले हैं बेटा लिपि के बारे में। किसके बारे में, लिपि। लिपि को समझने का प्रयास करो आप। लिपि पहली हेडिंग आपको डालनी है और इसमें लिखने का प्रयास करना है बेटा, ठीक है। लिखने का प्रयास आपको करना है। देखो लिपि को समझने का प्रयास करो। लिपि क्या है, मतलब कोई भी ऐसी ध्वनि है, कोई ध्वनि हमने अर्जित करी है और उस ध्वनि को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं अपने अपने विचारों से या अपने किसी भी माध्यम से आपको बेटा समझाने का प्रयत्न करता हूं। तो मैं आपको कोई चिन्ह दूंगा, कोई निशान दूंगा, कोई संकेत ऐसा दूंगा कि आप वहां से समझने का प्रयास करो या आपको समझ में आ जाए। तो यहां पर क्या है, इसको आप एक चिन्ह का रूप भी दे सकते हो। किसका रूप दे सकते हो बेटा, चिन्ह का रूप दे सकते हो, या फिर यहाँ पर निशान का रूप दे सकते हो। किसका, निशान का रूप दे सकते हो। कोई चिन्ह हो गया आपका, या बेटा आपका कोई निशान यहाँ पर हो जाएगा। आप इसको संकेत के रूप में भी दर्शा सकते हो, ठीक है। जैसे हमारी क्लास का जो नोटिफिकेशन है बेटा, वो आप तक पहुंच जाता है, ठीक है। जब आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेते हो, नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हो, तो जब भी हमारी क्लास आती है एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है। वो हमारा बेटा संकेत है। क्या है, वो हमारा संकेत है। आप तक पहुंचने का जो माध्यम है हमारा, वो एक संकेत है जब नोटिफिकेशन आप ऑन कर लेते हो, ऐसे समझो आप। तो ऐसे ही बेटा एक कोई लिपि है, और लिपि मतलब जो लिखने का प्रयास करूंगा मैं, उसमें क्या कहलाया जाएगा, कोई चिन्ह हो सकता है बेटा, निशान हो सकता है, और यहां पर क्या है, संकेत भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर है या नहीं? चलिए अब मैं आपको और समझाता हूं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। लिपि क्या है बेटा, जो लिखने का ढंग होता है हमारा, जो तौर तरीके होते हैं, लिखने का जो ढंग होगा, जो लिखित रूप होगा, ये ऐसे समझिए, लिपि वही कहलाएगा जो लिखित रूप। लिखित रूप ही बेटा क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। लिखित रूप क्या होगा, लिखित रूप ही मेरा क्या होगा बेटा, वो लिपि कहलाया जाएगा, ठीक है। लिखित रूप हो गया, या कोई तरीका हो गया, तरीका तरीका हो गया, या बेटा कोई ढंग हो गया, जैसे कि कोई ढंग हो गया, तरीका हो गया, संकेत रूप में, ठीक है। किसके रूप में मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, सांकेतिक रूप में,
ठीक है। भाषा का जो लिखित रूप होता है, ठीक है, भाषा को लिखित रूप में प्रस्तुत करते समय, ठीक है, प्रस्तुत करते समय जिन वर्णों का प्रयोग होता है बेटा वो क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आ गई? तो मैं इसकी एक डेफिनेशन यहां पर लिख देता हूं, डेफिनेशन लिख देता हूं। भाषा का जो लिखित रूप होता है, ठीक है, भाषा का जो लिखित रूप होता है, भाषा को लिखित, भाषा का लिखित रूप, ठीक है, भाषा को लिखित रूप, लिखित भाषा को लिखित रूप में प्रस्तुत करते समय, प्रस्तुत करते समय जिन वर्णों या उच्चारणों या चिन्ह, बेटा कोई चिन्ह भी हो सकता है, क्या हो सकता है, चिन्ह हो सकता है, चिन्ह हो सकता है, निशान हो सकता है, कोई भी बेटा संकेत हो सकता है, क्या हो सकता है, संकेत हो सकता है, आदि का प्रयोग किया जाता है, आदि का क्या किया जाता है बेटा, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? बस लिपि की यही एक डेफिनेशन है, ये छोटी सी डेफिनेशन है जो आप तक मैंने आप तक पहुंचाई है। भाषा का लिखित रूप यानी कि भाषा को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए जिन वर्णों, जिन उच्चारण, जिन चिन्ह या निशान या संकेत का प्रयोग किया जाता है वो बेटा क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है आपको या नहीं आई है, पहले मुझे बताओ, ठीक है। तो विचार की अभिव्यक्ति, मान लो कि मैं एक व्यक्ति हूं, मैं किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी भावना, अपने मन की भावना या अपने मन के विचारों को प्रस्तुत करता हूं, तो उसको अगर मौखिक रूप में समझ में नहीं आता तो फिर मैं लिखित रूप में बेटा उसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो लिखित रूप में जिन चिन्ह, निशान, संकेत का प्रयोग किया जाता है उसको बेटा क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। यह ढंग तरीके जो भी मैंने आपसे लिखवाया है उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है बेटा। करेंगे बेटा, देखिए लिपि की, लिपि के बारे में बात यदि मैं आपसे करता हूं तो बेटा लिपि जो है, लिपि क्या है बेटा, बात हम पहले लिपि की करेंगे। तो लिपि क्या है, एक भाषा से पहले क्या है बेटा, कोई लिपि आई है। अब बात को ऐसे समझिए, एक बात आप ये से समझिए, जो मैं आपसे बोल रहा हूं, मतलब अपनी जुबान से जो मैं बोल रहा हूं आपको समझा रहा हूं, आपको आता है, आप समझ रहे हो, लेकिन जब समझा नहीं जाता था तब क्या है बेटा, जिस चीज को मतलब समझा नहीं जा सकता है या उस किसी का कोई चिन्ह नहीं है, कोई संकेत ही नहीं है, तो वो गुम है, ठीक है, वो सिर्फ एक ध्वनि है। और ध्वनि को मतलब मौखिक रूप में लाया गया, जो मौखिक है, जो मैं आपसे बोल रहा हूं, वार्तालाप कर रहा हूं बेटा, ठीक है, मौखिक है। ये कौन सी भाषा है, ये मेरी मौखिक भाषा है। अब इस मौखिक भाषा को मैं कोई चिन्ह दे देता हूं, तो चिन्ह दूंगा या निशान दूंगा या बेटा कोई संकेत यदि मैं दे देता हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, कोई या तो निशान या तो चिन्ह देना पड़ेगा या फिर कोई निशान वगैरह, और यहां से ही बेटा क्या देना पड़ेगा, यहां से ही क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकना है बस आपको, चलिए, संकेत, ठीक है, कोई संकेत के रूप में ऐसी कोई मतलब कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है। तो लिपि क्या है बेटा, संकेत के रूप में या किसी चिन्ह के रूप में या किसी निशान के रूप में प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। लिपि की यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो यहां पर डेफिनेशन है आपको, ठीक है, लिपि को समझने का प्रयास कीजिए बेटा। तो लिपि क्या है बेटा, लिपि जो है किसी संकेत के रूप में आपको देखने को मिलेगी, किसी चिन्ह के रूप में। जब तक हम किसी मतलब किसी लैंग्वेज को चिन्ह के रूप में प्रस्तुत ना करें, जैसे दर्शाए, तो बेटा यहां पर देखो, पहले समझने का प्रयास करो और इसको देखो। मान के चलो जैसे मैंने अभी ए लिखा है, ये ए क्या है, ये ए बेटा एक चिन्ह है, क्या है, एक चिन्ह है, जो वर्ण है, हिंदी माला का वर्ण, इसको नाम दे दिया गया है वर्ण। लेकिन जब ज्ञात नहीं था, पहले क्या क्या था कि बेटा ज्ञात नहीं था, तो उसको एक निशान के रूप में दर्शाया गया, एक संकेत के रूप में दर्शाया गया। अभी सारी चीजें डाउट जो है आपका वो क्लियर हो जाएगा। पहली बात करता हूं बेटा, देखो भाषा को लिखित रूप से प्रस्तुत करने के लिए ना बेटा जिन वर्णों का प्रयोग किया जाता है उसे हम चिन्ह या लिपि कहते हैं। पहली बात ही समझो, भाषा के लिखित रूप को, मतलब कोई मेरी भाषा है, ये मैं जो बोल रहा हूं ये मौखिक भाषा है। अब मुझे क्या है, आपको प्रस्तुत करनी है, आपके सामने प्रस्तुत करनी है अपनी भाषा, तो या तो मैं बोलकर आपको समझाऊंगा, ठीक है,
या तो बेटा मैं आपको बोलकर यहां पर समझाऊंगा, यदि मैं बोलकर आपको नहीं समझा पा रहा हूं तो बेटा लिख कर समझाऊंगा। कैसे समझाऊंगा? फिर लिख कर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो जैसे मैं लिखकर आपको समझाऊंगा तो वहां पर क्या है बेटा, चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा, मेरे द्वारा क्या है, चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा, और इन चिन्ह को मैं आपको प्रस्तुत करूंगा आपके सामने और आप वहां से समझने का प्रयास करेंगे। तो भाषा का जो लिखित रूप होता है, मतलब संकेत से या चिन्ह से लिखकर या बोलकर समझाया जाए, उसको क्या कहते हैं बेटा, लिपि कहते हैं। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन में समझो, विचार अभिव्यक्ति का लिखित माध्यम ही लिपि कहलाता है। लिपि क्या कहलाता है, मतलब जो लिखित होता है, जैसे लिखकर मैंने समझाया, ये सारी, ये जो आपको स्लाइड मैंने दी है ये लिख कर दी है, तो जो लिख कर दी है ना बेटा, यही क्या है, एक लिपि का रूप है। लिपि क्या है? लिपि हमारा क्या है बेटा, एक टॉपिक हो गया, ये फर्स्ट टॉपिक हो गया, ये आपने हेडिंग बना लिया। ठीक है, लिपि के बाद बेटा इसी में आपको एक हेडिंग डालना है, ब्राह्मी लिपि। क्या डालना है बेटा, आपको ब्राह्मी लिपि डालना है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। चलिए, ये आपको एक टॉपिक डाल, देखो ब्राह्मी लिपि की बात यदि मैं करूं तो ब्राह्मी लिपि का जो बेटा विकास हुआ है, ठीक है, या जो ब्राह्मी लिपि आई है, तो पहले वो आपको ब्राह्मी लिपि क्या है बेटा, एक प्राचीन, मतलब प्राचीन काल से चली आ रही है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है। ये कैसी लिपि है बेटा, तो ये है प्राचीन लिपि। प्राचीन लिपि है, ये कैसी लिपि है, तो बेटा ये क्या है, एक प्राचीन लिपि है। ठीक है, तो प्राचीन लिपि है, और यह जो लिपि है बेटा बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। कहां से लिखी जाती है बेटा, बाएं से, या आप कहोगे बाई ओर से दाई ओर, बाई ओर से दाई ओर लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है बेटा, दाई ओर लिखी जाती है, बाई से दाई ओर, इसको समझिए। ये लिपि जो है बेटा बाई से दाई ओर लिखी जाती है, बाई ओर से दाई ओर लिखी जाने वाली लिपि है बेटे ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ये प्राचीन लिपि आपकी हो गई है और ब्राह्मी लिपि हो गई है, मतलब बाई बाई ओर से दाई ओर यह लिपि लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि में भाषा के मौखिक रूप को, बेटा भाषा के मौखिक रूप को सबसे पहले ब्राह्मी लिपि में क्या किया गया है बेटा, लिपिबद्ध किया गया है। लिपिबद्ध किया गया है, सबसे पहले जो है प्राचीन रूप में लिपिबद्ध किया गया है, लिपिबद्ध। ठीक है, मतलब लिपिबद्ध का मतलब यह है कि बेटा ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है और इसी में सारा सब कुछ प्रयोग किया गया है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में ही सब कुछ प्रयोग किया गया है। तो ब्राह्मी लिपि के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं तो ब्राह्मी लिपि बेटा प्राचीन लिपि मानी जाती है, और ब्राह्मी लिपि ही बेटा बाई ओर से दाई ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि को बाई ओर से दाई ओर लिखा जाता है। ठीक है, भाषा का मौखिक रूप सबसे पहले ब्राह्मी लिपि में ही लिपिबद्ध किया गया है बेटा। जो भाषा का हमारी जो भाषा है, हमारी भाषा का जो बेटा मौखिक रूप है, और इसको बेटा एक लिखित रूप दिया गया है, तो वो सर्वप्रथम या सबसे पहले या सबसे प्राचीन बेटा ब्राह्मी लिपि में ही दिया गया है। ठीक है, चलिए बेटा अब आप हेडिंग बनाइए, एक हेडिंग बनाइए बेटा। अब आप हेडिंग बनाइए बेटा, एक नया हेडिंग है, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि को समझने का प्रयास करें। देखो देवनागरी लिपि का जो बेटा उद्गम हुआ है, या आप कहोगे कि जन्म लिया है, देवनागरी लिपि निकली है बेटा एक प्राचीन लिपि से। प्राचीन लिपि कौन सी लिपि है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, ब्राह्मी लिपि है या नहीं है। ठीक है, तो पहला जो इसका जो जन्म हुआ है ना बेटा, जन्म, तो इसका जो उद्गम हुआ है, उद्गम भी लिख सकते हो आप, जन्म भी लिख सकते हो। तो बेटा जो जन्म हुआ है वो हुआ है इसका ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ है बेटा, ब्राह्मी लिपि से इसका क्या हुआ है, जन्म हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, इसका जो जन्म हुआ है या उद्गम इसका माना जाता है वो ब्राह्मी लिपि को माना जाता है, या इसका जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है उद्गम। ठीक है, यह लिपि भी बेटा बाई ओर से दाई ओर लिखी जाती है। जो हम हिंदी का प्रयोग करते हैं ना बेटा, बाई ओर से दाई ओर लिखते हैं, तो यह भी क्या है, बाई ओर से, बाई ओर से, बाई ओर से बेटा दाई ओर, बाई ओर से दाई ओर यह लिपि लिखी जाती है। ठीक है, बाई ओर से दाई ओर हम क्या करते हैं, इस लिपि का प्रयोग करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है, चलिए बेटा
देखो, अब एक बात मैं आपसे समझाना चाहता हूं, ये जो देवनागरी लिपि है, ये बेटा संस्कृत की भी लिपि है, संस्कृत की, और बेटा ये हिंदी की भी लिपि हो गई, और भी बहुत सारी लैंग्वेज है जो बेटा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और भी बहुत सारी लैंग्वेज है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है या इनका देवनागरी लिपि में बेटा प्रयोग किया जाता है। इतनी बात समझ में आई गई है आपकी या नहीं आई है? बस कुछ नहीं है, देवनागरी लिपि को समझने का प्रयास करो। देवनागरी लिपि का जन्म बेटा ब्राह्मी लिपि से हुआ है, और यह लिपि बाई ओर से दाई ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि में ही बेटा संस्कृत और हिंदी, बेटा संस्कृत भाषा जो है आपकी और जो हिंदी भाषा, दोनों भाषा देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है, चलिए बेटा, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? ये जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी जो बेटा ये लिपि है ना, ये कैसी एक लिपि है, मुझे जरा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। ये देवनागरी लिपि को बेटा और किस नाम से भी जाना जाता है, मुझे जल्दी बताओ। तो देवनागरी लिपि को बेटा लोग नागरी यानी कि लोक नागरी लिपि यानी लोक नागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? तो बेटा इसको कहोगे आप लोग नागरी। जैसे दो देवनागरी है ना, तो बेटा ऐसे ही क्या कहा जाता है इसको, लोक नागरी लिपि, या आप कहोगे बेटा इसे हिंदी लिपि। क्या कहोगे बेटा? या आप इसको बोलोगे हिंदी लिपि। क्या कहोगे इसको? हिंदी लिपि भी आप बोल सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं? चलिए, तो या आप इसको देवनागरी लिपि का नाम बेटा लोक नागरी लिपि भी पढ़ा है और बेटा हिंदी लिपि भी पढ़ा है। देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा का मतलब जन्म हुआ है देवनागरी लिपि से। लेकिन मैं देवनागरी लिपि की ही बात करूं तो देवनागरी का जो उद्गम हुआ है, जो जन्म हुआ है बेटा, वो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है, और देवनागरी लिपि बाई ओर से बेटा दाई ओर लिखी जाती है। इतनी बात क्लियर है आपकी या नहीं है? मुझे जल्दी से कमेंट करके आप सारे के सारे बच्चे कमेंट करके मुझे बताइए क्या इतनी बात सबको समझ में आई? देवनागरी लिपि, ठीक है बेटा, नोट्स अपने बनाते चलिए जल्दी से जल्दी। देखो देवनागरी लिपि, बेटा देवनागरी लिपि का जो जन्म हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ, ठीक है, या इसका उद्गम माना जाता है। तो उद्गम जो माना जाता है बेटा, ब्राह्मी लिपि का जो उद्गम माना जाता है, तो वो आपका ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। सॉरी, देवनागरी लिपि का जो उद्गम माना जाता है वो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। और देवनागरी लिपि भी बेटा बाई ओर से दाई ओर ही लिखी जाती है। देवनागरी जो लिपि है हमारी, ये है लिपि बाई ओर से दाई ओर लिखी जाती है। शुद्ध वाक्य लिखते समय देवनागरी देवनागरी के साथ लिपि शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है बेटा, ठीक है। ये इस आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, किसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो लिपि शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाएं बेटा लिपि देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। संस्कृत भी आपकी और बेटा हिंदी भी, और भी अन्य भाषाएं हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए बेटा, खरोष्टीय लिपि। कौन सी? खरोष्टीय लिपि आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। खरोष्ठीय लिपि, जो खरोष्ठीय लिपि है, यह एक देखो, यह जो लिपि है बेटा ये गधे के होठ वाली लिपि है। कैसे? गधे के होठ वाली लिपि, होठ वाली लिपि, गधे के होठ वाली लिपि इसको कहते हैं बेटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए, तो खरोष्ठीय जो लिपि है बेटा, गधे के होठ वाली लिपि भी इसको कहा जाता है। और यह जो लिपि है बेटा, ये लिपि जो है आपकी दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है। कैसे बेटा? दाई ओर से बाई ओर लिखी जाने वाली लिपि जो है वो खरोष्ठीय लिपि है, ठीक है। दाई ओर से बाई ओर, दाई ओर से बाई ओर का मतलब है कि बेटा इधर से इधर को लिखी जाएगी, जैसे उर्दू लिखा जाता है ना, ऐसे ही ये खरोष्ठीय लिपि आपकी लिखी जाती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी बेटा। और यह क्या है बेटा, अरमाई की जो होती है ना, अरमाई की जो लिपि है उससे मिलती जुलती है, ठीक है। अरमाई की लिपि से, अरमाई की अरमाई की लिपि से बेटे मिलती जुलती लिपि है। अरमाई की लिपि से मिलती जुलती लिपि, मिलती जुलती लिपि जो है बेटा वो कौन सी है आपकी? खरोष्ठी लिपि है, मिलती जुलती लिपि। क्लियर होगी इतनी बात?
तो अरमाइकी लिपि जो है बेटा, अरमाइकी लिपि से मिलती जुलती लिपि कौन सी होगी? आपकी खरोष्टीय लिपि होगी है बेटा। ठीक है, ये खर प्लस ओष्ट से मिलकर बनी है, इसलिए समझने का प्रयास करो। ये बेटा खर प्लस ओष्ट से मिलकर बनने वाली लिपि है, खरोष्ठीय लिपि। ध्यान से समझो। ठीक है, खरोष्ठीय लिपि बेटा गधे के होठ वाली लिपि इसको कहा जाता है, और यह लिपि बेटा दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है। ठीक है, यह क्या है बेटा? अरमाइकी लिपि से क्या मिलती जुलती एक लिपि है आपकी, और खरोष्ठीय लिपि खर प्लस ओष्ट से मिलकर बनी हुई है, खरोष्ठीय लिपि। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है या नहीं आई है बेटा? इसमें एक पॉइंट और आपका छूट चुका है। क्या है बेटा? जो अशोक है ना, अशोक, अशोक के बेटा क्या है? अशोक के बेटा शिलालेख, शिलालेख जो है बेटा इसी लिपि में लिखा गया है, शिलालेख। ठीक है, तो जो अशोक के शिलालेख है बेटा वो खरोष्ठीय लिपि में ही लिखे गए हैं। ये सारी, बस ये वाला जो बिंदु है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है बेटा, इंपोर्टेंट है, ये ही आपका एग्जाम में आता है। जो खरोष्ठीय लिपि है तो वो इस प्रकार से आपको समझने का प्रयास करो। ठीक है, तो कुछ नहीं है बेटा, खरोष्ठीय लिपि सिर्फ इतनी सी ही आपकी लिपि है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है? खरोष्ठीय लिपि है बेटा ये गधे के होठ वाली लिपि है। ठीक है, गधे के होठ वाली लिपि इसको कहा जाता है। तो गधे के होठ वाली लिपि किसको कहते हैं बेटा? खरोष्ठीय लिपि को कहते हैं। और यह है बेटा दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है। कैसे? दाई ओर से बेटा बाई ओर लिखा जाती है, बाई ओर। ठीक है, अशोक के जो अधिकांश इसमें शिलालेख है बेटा वो खरोष्ठीय लिपि में ही लिखे गए हैं। अधिकांश जितने भी शिलालेख है बेटा वो खरोष्ठीय लिपि में लिखे गए हैं। और यह जो लिपि है बेटा अरमाइकी लिपि से मिलती जुलती लिपि है। किससे बेटा? अरमाइकी लिपि से, अरमाइकी। ठीक है, अरमाइकी लिपि से मिलती जुलती वाली लिपि जो है बेटा वो आपकी क्या है? अरमाइकी। तो अरमाइकी लिपि से मिलती जुलती वाली जो आपकी लिपि हो गई है वो खरोष्ठीय लिपि हो गई है। ठीक है, खरोष्ठीय लिपि खर प्लस ओष्ठ से मिलकर बनी है, खरोष्ठीय लिपि। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग बनाई बेटा अरमाइका लिपि। कौन सी लिपि? अरमाइका लिपि। नेक्स्ट हेडिंग अरमाइकी लिपि। अभी बात की गई थी ना खरोष्ठीय लिपि से मिलती जुलती, जो खरोष्ठीय लिपि है बेटा खरोष्ठीय लिपि से मिलती जुलती वाली लिपि है अरमाइका लिपि। ठीक है, अरमाइका लिपि से मिलती जुलती है खरोष्ठीय लिपि। दोनों ही बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखो इसमें क्या है बेटा, इसमें इसमें आपकी अरबी फारसी उर्दू प्राचीन लिपि मानी जाती है। अरबी, अरबी फारसी, अरबी फारसी और बेटा उर्दू। ठीक है, अरबी फारसी उर्दू बेटा, अरबी फारसी उर्दू प्राचीन लिपि मानी जाती है। अरमाइकी लिपि अरबी फारसी उर्दू की, अरबी फारसी उर्दू की प्राचीन लिपि मानी जाती है। कौन मानी जाती है बेटा? अरमाइकी लिपि। ये वाली जो लिपि है इसकी लिपि मानी जाती है, इनकी लिपि। ठीक है, यानी कि अरबी फारसी जो लिपि जो बन निकली है ये बेटा अरमाइकी लिपि से ही निकली है। ठीक है, और यह लिपि बेटा आपकी दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है। उर्दू जो है बेटा वो दाई ओर से बाई ओर लिखा जाता है ना, नहीं? तो यह लिपि दाई ओर से बेटा आपकी बाई ओर लिखी जाती है, दाई ओर से बाई ओर। ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात। दाई ओर से बाई ओर या वैसे लिख लीजिए। ठीक है, तो दाई ओर से बाई ओर लिखी जाने वाली लिपि बेटा आपकी अरमाइकी लिपि है। अरमाइकी लिपि जो है बेटा अरबी लिपि का जो विकास है ना, अरबी लिपि का जो विकास, अरबी लिपि, अरबी लिपि का जो विकास हुआ है बेटा, अरबी लिपि का जो विकास हुआ है ना, विकास, वो बेटा किससे हुआ है? अरबी लिपि का जो विकास हुआ है बेटा वो हुआ है अरमाइकी लिपि से। ठीक है, वो किससे हुआ है बेटा? अरबी लिपि का जो विकास हुआ है वो आपका अरमाइका लिपि से ही हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई है? तो जो अरमाइकी लिपि है, अरमाइकी लिपि से बेटा देशों में, अरब के जो देश है, अरब के देशों में यह क्या है? वर्तमान में प्रयुक्त हो रही है अरमाइकी लिपि। इससे कई सारी लिपि यहां से आपकी बनी है। ठीक है, चलिए बेटा, तो अरमाइकी लिपि से मिलती जुलती लिपि जो है आपकी बेटा अभी मैंने आपको बताया है खरोष्ठीय लिपि हो गई है। खरोष्ठीय जो लिपि है वो अरमाइकी लिपि से मिलती जुलती लिपि हो गई है। ठीक है, अरमाइकी जो लिपि है बेटा अरबी फारसी उर्दू, ठीक है, प्राचीन लिपि मानी जाती है। अरबी फारसी उर्दू की प्राचीन लिपि मानी जाती है बेटा अरमाइकी लिपि जो है आपकी। ठीक है,
अरमाई की लिपि भी दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है, जैसे आप उर्दू लिखते हो, जैसे उर्दू लिखा जाता है, ठीक है, मदरसों में उर्दू पढ़ाया जाता है, तो वहां पर क्या है बेटा, उर्दू को दाई ओर से बाई ओर लिखवाया जाता है, ठीक है। अरबी भाषा की जो है बेटा, अरबी लिपि का जो विकास है वो अरमाई की लिपि से ही हुआ है। जो आपकी अरबी लिपि है ना, अरबी लिपि, जो आपकी अरबी लिपि है बेटा, उसका जो उद्गम हुआ है वो अरमाई की लिपि से ही हुआ है, और यह लिपि अरब के देशों में वर्तमान में बेटा क्या है, प्रचलित है। वर्तमान में क्या है, यह जो लिपि है बेटा प्रचलित है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे बेटा, परिवार एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए बेटा अब आप, रोमन लिपि, रोमन लिपि, ठीक है। आप नया हेडिंग बनाइए और उसमें लिखिए बेटा रोमन लिपि। अब रोमन लिपि को समझिए, तो बेटा जो रोमन लिपि है, ये जो रोमन लिपि है, इसका जो बेटा रोमन लिपि है, इसमें इससे मतलब रोमन लिपि से बेटा ग्रीक, आप समझते हो ना कि ग्रीक, ग्रीक लिपि हो गई आपकी एक, और एक हो गई बेटा आपकी ग्रीक लिपि हो जाएगी, और एक हो जाएगी आपकी लैटिन लिपि, ये लिपि। इन दोनों का जो उद्गम हुआ है, इन दोनों का जो उद्गम हुआ है बेटा वो रोमन लिपि से हुआ है, ठीक है। रोमन लिपि से ये ग्रीक लिपि और लैटिन लिपि आपकी निकली है। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं। अंग्रेजी, जैसे अंग्रेजी हो गई, जर्मनी हो गई, फ्रांस हो गई, स्पेनी होगी, ये जो सारी लिपि है ये बेटा रोमन लिपि के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो रोमन लिपि से ही बेटा आपकी क्या है, अंग्रेजी, अंग्रेजी हो गई, स्पेनिश या स्पेनिश बोल सकते हो आप, ठीक है, स्पेनिश, स्पेनिश हो गई, ठीक है। स्पेनिश के बाद फ्रेंच हो गई बेटा, फ्रेंच, और फ्रेंच के बाद बेटा आपकी जर्मनी होगी, जर्मनी। ये सारी की सारी जो लिपियां है बेटा ये रोमन लिपि से ही लिखी गई है। तो रोमन जो लिपि है, जो हम हिंदी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो बेटा जो रोमन लिपि है वो कैसे लिखी जाती है, तो वो बाई ओर से दाई ओर लिखी जाने वाली लिपि है। बाई ओर से बेटा दाई ओर लिखी जाती है, बाई से दाई ओर। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी या नहीं। तो बाई ओर से दाई ओर लिखी जाने वाली जो लिपि है बेटा वो आपकी रोमन लिपि है। इतनी बात आपने समझी है या नहीं समझी है, अब मुझे आप बताओ जल्दी से कमेंट करके। रोमन लिपि को समझने का प्रयास करो। तो रोमन लिपि जो है बेटा, रोमन लिपि ग्रीक व लैटिन लिपि का विकास जो है बेटा रोमन लिपि से ही हुआ है। जो आपकी ग्रीक भाषा है, जो आपकी लैटिन भाषा है, जो उसका जो उद्गम हुआ है वो बेटा किससे हुआ है, वो रोमन लिपि से ही हुआ है। अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा आपकी जर्मनी, स्पेनी और फ्रांसीसी जो भाषाएं है बेटा वो सारी की सारी रोमन लिपि में ही मानी जाती है, या रोमन लिपि के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। रोमन लिपि बेटा बाई ओर से दाई ओर लिखी जाती है। जैसे हम हिंदी लिखते हैं बेटा, बाई ओर से इस प्रकार से लिखी जाती है। जैसे भी आप लिखना स्टार्ट करते हो, कोई आप नोट्स बना रहे हो तो वो बाई ओर से दाई ओर ही आप लिखते हो, ठीक बेटा। एक लिपि और आप एक नोट करके लिख लो, एक लिपि को और लिख लो नोट करके, ये आती है गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि। ये यहां पर क्या है बेटा, गुरुमुखी एक लिपि है। तो ये जो गुरुमुखी लिपि है बेटा, ये क्या है आपकी पंजाबी भाषा की लिपि है। किसकी, पंजाबी भाषा इसमें लिखी जाती है, पंजाबी भाषा, पंजाबी भाषा बेटा इसमें लिखी जाती है, ठीक है। पंजाबी भाषा क्या है बेटा, गुरुमुखी लिपि में ही पंजाबी भाषा को लिखा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें थोड़ा सा एक आपको मतलब एक चीज आपको नोट करनी पड़ेगी बेटा, इसमें जो एक मात्रिक होता है ये छोटा मात्रा होती है, छोटी मात्रा या छोटा मात्रा, छोटी मात्रा, ठीक है बेटा। जो इसमें छोटी मात्रा होती है, ठीक है, जो छोटी मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं बेटा, लघु। क्या कहते हैं उसको, लघु, लघु मात्रा, ठीक है। और लघु मात्रा जो होती है ना बेटा वो लुक्कड़ या एक मात्रक उसको बोलते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, लुक्कड़ या एक मात्रिक या एक मात्रा, ठीक है, एक मात्रा। ये चलिए, इसके बाद यदि मैं बात करूं बेटा, बड़ी जो मात्रा होती है, बड़ी, बड़ी मात्राएं
या बड़ी मात्रा जो होती है उसको क्या कहते हैं बेटा, दीर्घ मात्रा। क्या बोलते हैं इसमें, उसको बोलते हैं बेटा दीर्घ मात्रा। ठीक है, उसमें क्या बोल देते हैं इसको, दीर्घ मात्रा। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, दुलक्कड़ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, दुलक्कड़। दुलक्कड़, दुलक्कड़ बोल देते हैं बेटा, या दो मात्रा बोल देते हैं। एक मात्रा है तो एक, और दो मात्रा है तो बेटा दो बोल देते हैं। ठीक है, सिर्फ पंजाबी या गुरुमुखी लिपि से आपको सिर्फ इतना ही समझना था। ठीक है, गुरुमुखी जो लिपि है बेटा, यह है इस गुरुमुखी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में बेटा पंजाबी भाषा जो होती है आपकी, वो गुरुमुखी लिपि से ही आई है, गुरुमुखी लिपि से। और एक छोटी मात्रा है इसमें बेटा, छोटी मात्रा को लघु मात्रा कहते हैं, या लुक्कड़ या एक मात्रा किसको बोल देते हैं। और इसमें जो बड़ी मात्रा होती है, जो दीर्घ मात्रा जिसको कहा जाता है, उसको दुलक्कड़ या दो मात्रिक इसको बोल देते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? तो लिपि का बेटा खेल समाप्त हो चुका है लगभग लगभग। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समझ लीजिए। गुरुमुखी लिपि बेटा एक पंजाबी भाषा की लिपि है। कौन सी है बेटा, पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा की क्या है बेटा, एक लिपि है। जो आपकी पंजाबी भाषा की लिपि है बेटा, वो कौन सी है, वो है आपकी गुरुमुखी लिपि। और गुरुमुखी लिपि में छोटी सी बात आपको रखनी है बेटा, जो एक मात्रिक है उसको छोटी मात्रा इसको, या लघु मात्रा भी इसको बोल देते हैं। इसको कहते हैं बेटा लुड़क्कड़। ठीक है, लुक्कड़ बोलते हैं इसको, लुड़क्कड़ नहीं लुक्कड़ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लुक्कड़ इसको बोल देते हो। और इसको ही एक मात्रा या एक मात्रिक बोलते हैं। और जिसमें दो मात्रा होती है उसको बड़ी मात्रा या दीर्घ मात्रा या दुलक्कड़ इसको बोल देते हैं बेटा द्विमात्रिक है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है या नहीं आई है, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके इस बात को बताने का प्रयास करें। चलिए नया हेडिंग बनाइए बेटा, भाषा परिवार। भाषा परिवार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हेडिंग बनाइए बेटा, भाषा परिवार। और भाषा परिवार में लिखने का प्रयास करेंगे आप। ठीक है, समझने के साथ साथ लिखने का भी प्रयास करोगे। तो नंबर एक आपको क्या लिखना है बेटा, भाषा परिवार के अंतर्गत जो है तमाम सारी भाषा आती है। ठीक है, भारत की भी और यूरोप की भी। ठीक है, तो भारत भाषा परिवार के अंतर्गत कई सारी भाषा आ जाती है बेटा। हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, ये सारी की सारी भाषा परिवार के अंतर्गत ही आती है बेटा। ठीक है, चलिए जल्दी बेटा नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उत्तर भारत में बोले जाने वाली भाषाएं जो है बेटा, वे सारी की सारी भाषा परिवार के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, इसके अंतर्गत आती है, तो वे सारी की सारी भाषा परिवार के अंतर्गत सारी भाषाएं आ जाती है। ठीक है, भाषा परिवार, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है बेटा। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी जो है वो भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। चलिए बेटा, ये जो हिंदी है, तो हिंदी शब्द जो है बेटा, ये यूनानियों का देन है। किसकी देन है बेटा, यूनानियों का देन है, जो ईरान से आए हुए थे। भाषा के चार परिवार होते हैं बेटा। ठीक है, भाषा के कितने परिवार होते हैं, तो भाषा के चार परिवार होते हैं। कौन कौन से चार परिवार होते हैं, चलिए उन पर भी बेटा ध्यान से फोकस बना के रखना आपको। ठीक है, तो देखो नंबर फर्स्ट की यदि मैं बात करता हूं, तो बेटा वो है आपका, यहां से देखिए, भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, भारोपीय भाषा परिवार। और यहाँ पर बोलने जाने वालों का जो प्रतिशत है बेटा, वो लगभग 73 से 75% के बीच में। अब जो नया टारगेट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बुकों में सब जगह आपको 73% मिलता है। तो भाषा परिवार के अंतर्गत जो है बेटा, भारोपीय जो परिवार है वो सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा के अंतर्गत है। ठीक है, इसमें भारोपीय परिवार में कई सारी भाषा होती है, और यहाँ पर बेटा 73% भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, नंबर 2 पे आता है बेटा द्रविड़ या द्राविड़ परिवार आ जाता है। ठीक है, इसमें लगभग 25% लोग, या 25% भाषा नहीं कहेंगे, 25% लोग जो है वो द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आ जाते हैं, या भाषा का प्रयोग करते हैं। आष्टिक भाषा परिवार की यदि मैं बात करूं, तो बेटा 1.3%, ठीक है, बोलने जाने वालों की प्रतिशत है, प्रतिशत में है बेटा कि इतने बोले जाते हैं। अगर मैं चीनी तिब्बती भाषा परिवार की बात करता हूं, तो यहाँ पर 0.7 बेटा, तो जो है यहाँ पर 0.7, तो यहाँ पर क्या है, ये भारत में बोले जाने वालों का प्रतिशत है बेटा। ठीक है, इन भाषाओं को, तो यहाँ पर 4 नोट करके आपको ये लिख देना है, चारों को आप लिख लीजिए बेटा, नोट कर लिए, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। ठीक है, चलिए बेटा अभी बात करूंगा मैं बेटा हिंदी की।
देखो यहाँ पर सिर्फ अभी हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी तो भाषा परिवार के अंतर्गत ही बात चल रही है। किसके अंतर्गत बात चल रही है? तो बेटा भाषा परिवार के अंतर्गत बात अभी चल रही है, ठीक है। चलिए, तो विश्व में लगभग बेटा 3000 भाषाएं हैं। विश्व में, पूरे यदि मैं दुनिया की बात करूं, संसार की बात करूं, पूरे विश्व की बात करूं, तो पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं, ठीक है। ये फैक्ट है बेटा, 3000 से ज्यादा भी हो गई होंगी, लेकिन बुक का जो टारगेट है सारी सभी बुकों में, तो बेटा वो लगभग 3000 का टारगेट है, ठीक है। लेकिन गिरियसन के अनुसार बेटा 6 भाषा परिवार माने जाते हैं, और जिसमें 179 भाषाएं हैं और 544 बोलियां है बेटा। कितनी बोलियां है? 544। ये किसके अनुसार है? तो एक जो बेटा ये यहाँ पर थे वैज्ञानिक, इनको मानोगे आप, जो मतलब साहित्यकार रहे ये अपने जीवन में, तो ये ग्रियर्सन है बेटा एक, ठीक है। इन्होंने एक गणना की और उसके आधार पर उन्होंने बताया है कि बेटा भाषा जो परिवार है बेटा वो 6 प्रकार से, यानी कि 6 भागों में बटा हुआ है। अभी हमने कितने भाग पढ़े थे? 4, लेकिन इन्होंने 6 बताए बेटा, जिसमें से 179 इसमें भाषाएं इन्होंने बताई है, जो भाषाएं है, और 544 जो है बेटा वो इनकी बोलियां है, ठीक है। टोटल जो बोली दी गई है ना, इन्होंने कितनी बोलियां दी है? तो 544 बोलियों का इन्होंने जिक्र किया है। चलिए, नंबर 1 यानी कि फर्स्ट की यदि मैं बात करता हूं, तो पहला जो इन्होंने दिया है बेटा वो दिया है आपको भारोपीय भाषा परिवार। और भारोपीय भाषा परिवार जो है वो उत्तर भारत में बोले जाने वाली भाषा, उत्तर भारत में बोले जाने वाली भाषा के जो अंतर्गत जितनी भी भाषा आती है वो भारोपीय परिवार के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। इसके बाद है बेटा द्रविड़ भाषा परिवार। जो द्रविड़ भाषा परिवार है, नंबर 2 इन्होंने दिया है। तो द्रविड़ भाषा परिवार में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और बेटा मलयालम, ये 4 भाषाएं इसमें बोली जाती है, ठीक है। तमिल हो गई, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और बेटा मलयालम, ये 4 भाषाएं क्या है इसमें द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। नंबर 3 क्या है इसमें? ये है बेटा आष्ट्रिक परिवार। क्या है? आपका आष्ट्रिक परिवार है, ठीक है। आष्ट्रिक परिवार में इसमें देखो काफी सारी बोलियां आपकी बोली जाती है, जैसे संथाली हो गई बेटा, मुंडारी हो गई, हो गई, सवेरा हो गया, ठीक है, खड़िया हो गई, कौरक हो गई, फिर इसके बाद बेटा यहाँ पे भूमिज है, और फिर गदवा है, पलोक है, वाह है, खासी है बेटा, मोनखुमे है, और बेटा लास्ट इसमें आती है निकोबारी भाषा। ये निम्न भाषाएं है जो आष्ट्रिक परिवार के अंतर्गत आती है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए बेटा, क्योंकि बोर्ड पर मैं इसको कराता तो काफी सारा समय आपका यहाँ पर लग जाता, लेकिन एक स्लाइड के रूप में जो है मैं लेकर के आ गया हूँ, तो स्लाइड के रूप में आपका टाइम भी कम लगेगा, और स्क्रीनशॉट ले लोगे तो बेटा सारा का स्क्रीनशॉट हो जाएगा, और सारे एक एक पॉइंट जो है बेटा एक एक पॉइंट आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये चुनिंदा है बेटा, इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल नहीं लिखी है, ज्यादा डिटेल में आपके सामने नहीं लेकर आया हूं, नहीं मुझे प्रस्तुत करनी है आपके सामने ज्यादा डिटेल। वही है बेटा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए महत्वपूर्ण है बेटा, ठीक है। वही सारी चीजें है, एक एक बिंदु को बिल्कुल तसल्ली पूर्वक बनाया गया है बेटा, ठीक है। चलिए, नंबर 4 की यदि मैं बात करूं, यहां से देखिए नंबर 4, तो बेटा नंबर 4 पे जो आ गया है आपका, ये आ गया है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, जो है चीनी तिब्बती। नंबर 4 पे देखिए, तो इसमें बेटा लुसेई है, मैथी है, मारो है, और इसमें है मिसमी है, अवोर है, मिरी है, अक है, ये सारी भाषाएं है बेटा। इसमें देखिए कितनी सारी भाषाएं है, ठीक है, बहुत सारी भाषाएं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, इसमें चीनी तिब्बती में भी देखिए कितनी सारी भाषाएं, अलग से नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। इसमें जो फैक्ट है ये यही तो है भाई, एक एक पॉइंट करके लिखो कि चीनी तिब्बती इसमें निम्न भाषाएं आती है, कौन कौन सी भाषाएं आती है, अब मैं अलग अलग करके लिखूंगा, वो सारी आपके सामने प्रस्तुत है, ठीक है। तो आप नोट करते चलिएगा बेटा 1 1, ठीक है। सारे पॉइंटों को एक स्लाइड में ही कवर किया गया है। देखिए, अवर्गीकृत भाषा परिवार, इसके अंतर्गत बेटा पुरु खासकी और अंडमानी भाषा आती है, ठीक है। ये एक इसमें 5वां जो है एक नया भाषा परिवार जोड़ा गया, जो ग्रेसन ने जोड़ा है। और नंबर 6 है बेटा करेन तथा मन भाषा परिवार, इसके अंदर बर्मा की भाषा, और जो ये बर्मा की भाषा है बेटा ये अब स्वतंत्र है, ठीक है। क्या है बेटा, इस समय ये स्वतंत्र है, बोली जाती है, ठीक है। अपना आप में एक इसने स्वतंत्र रूप ले लिया है, धारण कर लिया है, ठीक है। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं है बेटा, जो 3000 भाषा या 2796 भाषा है, और बेटा 400 लगभग बोलियां है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। चलिए,
ये भी नोट करते रहिएगा, साथ ही साथ सारी चीजें नोट करते रहिएगा बेटा, ठीक है। चलिए सब चीजें नोट करते चलिएगा। हो गया था। चलिए बेटा, अब एक द्रविड़ आश्रित परिवार में थोड़ी सी भाषा, जो ये मैंने लिखवा दिया है, लेकिन आप स्लाइड के रूप में लिखना चाहते हो लिख लो। दक्षिण भारत में प्रयुक्त होने वाली भाषाएं या भाषा के अंतर्गत जो भी भाषा आती है वो द्रविड़ या द्राविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है बेटा, ठीक है। इसमें कुछ और नोट नहीं कराना था मुझे, सिर्फ इतनी ही बात आपको बतानी थी। चलिए बेटा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भारतीय आर्य भाषा काल, थोड़ा सा क्या है इसका विभाजन, इसके अभी साहित्य नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, इसकी क्या है एक थोड़ा सा सिर्फ आपको क्या करना है, भाषा परिवार के अंतर्गत आपको थोड़ा सा ये बेटा मतलब जानकारी हो जाएगी कि मोटा मोटा यहाँ से कौन सा सन है, कौन सी भाषा कहाँ से आएगी, ठीक है। उसके लिए बेटा इसको रखा गया है, अन्यथा इसका एक टॉपिक अलग पढ़ाया जाएगा। ये चैप्टर एक अपना बड़ा चैप्टर है, इसको अलग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है बेटा। सिर्फ मोटा मोटा आपको पढ़ना है, तो चलिए ध्यान से पढ़िए यहाँ पर, और मैं आपको यही पढ़ाने का बेटा प्रयास करता हूँ। चलिए देखो, भारतीय आर्य भाषा काल में आपको समझना क्या पड़ेगा, भारतीय आर्य भाषा काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है बेटा। एक प्राचीन भारतीय, आप भारतीय आर्य भाषा काल कह लीजिए, आर्य भाषा काल कह लीजिए, ठीक है। एक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल और एक होता है बेटा आधुनिक। इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो प्राचीन में, एक मध्य में और एक आधुनिक में, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। चलिए इन कालों को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा, 3 पार्ट में। एक हो गया आपका प्राचीन, दूसरा हो गया मध्य, और तीसरा क्या हो गया बेटा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, ठीक है। चलिए तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की बात करूं तो मैं ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक, बेटा ये ईसा पूर्व क्या है, जो भगवान ईसा मसीह है, तो उनके जन्म से पहले का जो काल है बेटा, उसको एक नाम दे दिया गया ईसा पूर्व, वो ईसा मसीह के समय से पहले की बात है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आ गई? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल बेटा वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक है। मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा काल बेटा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल जो है आपका 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अब बेटा ईसा पूर्व के बाद डायरेक्ट ईस्वी आ गया। अब इसमें भी छोटे छोटे फैक्ट है, वो आगे बात करेंगे, आगे डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी, आधुनिक आर्य भाषा काल की यदि मैं बात करूं बेटा आपसे, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, तो ये बेटा 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक चल रहा है, क्योंकि ये क्या है, अब क्या है, अभी चल रहा है, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी जानकारी देंगे आपको बेटा। चलिए तो देखिए, पहले आप एक हेडिंग बना के लिखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के बेटा कहां तक, 500 ईसा पूर्व तक। इसमें क्या है बेटा, दो काल ऐसे आए हैं, मतलब इस काल में भी 2 ऐसे काल मान लीजिए, या ऐसे 2 सदी मान लीजिए, कुछ भी आप ऐसा, एक उनका टाइम पीरियड होता है बेटा, जो टाइम है वो एक कोई भाषा का है। जैसे 2 भाषा इसमें आई है बेटा, एक वैदिक संस्कृत है, ये संस्कृत से ही है, वैदिक संस्कृत, और बेटा एक लौकिक संस्कृत। इसमें 2 भाषाओं का जिक्र किया गया है, ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में बेटा 2 भाषाओं का जिक्र किया गया है आपसे, एक तो वैदिक संस्कृत का और एक लौकिक संस्कृत का। वैदिक संस्कृत का जो काल है बेटा वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, लगभग 500 वर्ष तक पूरा, ठीक है, वैदिक संस्कृत का। लौकिक संस्कृत का भी 500 पूर्व है, लेकिन वो 1000 से नहीं है बेटा, कहां से, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो इसमें 2 भाषा काल आ गए, ठीक है, एक वैदिक एक लौकिक बेटा। प्राचीन काल में 2 ही भाषा का जिक्र किया गया है आपसे, एक वैदिक का और एक लौकिक का बेटा। तो इसको नोट बना के लिखना। चलिए हेडिंग बना ली है आपने, वैदिक काल लिखिए उसमें, और बेटा एक लौकिक समय मतलब संस्कृत काल, ये इनका टाइम है भाषाओं का। चलिए अब मैं बात करता हूं बेटा आपसे, वैदिक जो संस्कृत है इसके थोड़े छोटे मतलब छोटे छोटे या थोड़े थोड़े कह लीजिए छोटे छोटे बिंदुओं के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। देखिए वैदिक संस्कृत जो है बेटा, ये जो है एक इसमें भी कई सारे वो हुए हैं, मतलब कवि हुए हैं, राइटर हुए हैं, रचनाकार हुए हैं। तो इसमें थोड़ा सा क्या है बेटा, थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, कुछ ही है बेटा, ये ही एग्जाम में आ जाते हैं, बस ये क्या है, एक चुनिंदा है, आप ऐसे कह लीजिए कि ये चुनिंदा ही क्वेश्चन है, और चुनिंदा ही क्वेश्चनों को यहाँ पर पॉइंट बनाकर लिखा गया है। देखिए तो यदि मैं बात करूं आपसे बेटा यहाँ पर क्या, पहले यदि मैं बात करूं आपसे वैदिक संस्कृत के बारे में, ध्यान से सुनो, यदि मैं वैदिक संस्कृत के बारे में बात करता हूं तो इसका काल क्या है, अभी मैंने आपसे बताया है
1500 ईसा पूर्व से लेकर के बेटा 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसमें यास्क पाणिनि द्वारा इसको नाम दिया गया था बेटा। यास्क पाणिनि द्वारा, ये कोई एक मतलब कवि कह लीजिए या एक साहित्यकार, रचनाकार, जो भी है, ये एक व्यक्ति थे। ठीक है, यास्क पाणिनि द्वारा इनको एक नाम दिया गया था वैदिक काल। मतलब वैदिक काल जो है, समय जो पीरियड था, उस उन्होंने इस समय को मतलब वैदिक संस्कृत के नाम से दर्शाया है। इन्होंने क्या है बेटा, देखो इसमें क्या है, वैदिक संस्कृत में आपके वेद लिखे गए हैं। ठीक है, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद और वेदांग, इन सभी की बेटा इसमें रचना हुई है। ठीक है, यह क्या है, वैदिक संस्कृत मंत्रों ऋचाओं में लिखी गई बेटा, ये क्या है, एक ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ है। इसमें क्या है, एक ऋग्वेद प्राचीन जो ग्रंथ है वो वैदिक संस्कृत में मंत्रों और ऋचाओं की इसमें क्या है, गणना की गई है बेटा। ये लिखे गए हैं इसमें। ठीक है, इतना सा फैक्ट है बेटा, यही बात है। चलिए, सो थोड़ा सा क्या है, स्लाइड अगर ये ले आते हैं ना बेटा लिख कर, तो इसमें आपका टाइम बच जाता है, हमारा टाइम बच जाता है, आपकी मेहनत बच जाती है बेटा। जो लिखने के नोट्स होते हैं ना वो बच जाते हैं काफी सारे। ठीक है, चलिए, लिखकर जो कराते हैं उसमें थोड़ा सा बेटा समय लगता है। और यहाँ पर देखिए, ये आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आया क्योंकि स्लाइड में इतना सारा डाटा था और ये क्या है, थोड़ा सा हाइड नहीं किया गया, मतलब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करवाना था, ये किया नहीं राइटर ने। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ बेटा। भारतीय आर्य भाषा काल में जो नंबर 2 थी ना आपकी लौकिक संस्कृत, उसका जो काल पीरियड है, मतलब जो समय है, वो बेटा 1000 ईसा पूर्व से लेकर के आपका कब तक है, 500 ईसा पूर्व तक। इतनी बात क्लियर है। चलिए, और इसमें ही इन्होंने नाम दिया है बेटा यासिक जो वो थे, यास्क पाणिनि जो है, पाणिनि द्वारा इनको ही नाम दिया गया था इस काल पीरियड को, वैदिक मतलब संस्कृत का। वहां पर शुरू में, सॉरी माफी चाहता हूं, पहले उन्होंने वैदिक संस्कृत काल दिया और फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत काल दिया, क्योंकि ऐसा होता है कुछ समय के बाद क्या है बेटा, भाषाएं चेंज होने लगती है। ठीक है, काफी सारी भाषाएं आ चुकी है, अब भी हिंदी में भी बेटा कई भाषा आ चुकी है। ठीक है, जैसे खड़ी बोली है आपकी, ये हिंदी से ही निकल के आई है। चलिए बात करता हूं मैं आपसे, तो बेटा लौकिक संस्कृत, तो लौकिक संस्कृत में यहाँ पर पाणिनि का ही द्वारा नाम है। ठीक है, मतलब उन्होंने इसको नाम दिया है इस काल पीरियड को। ठीक है, इसमें बेटा रामायण और महाभारत लिखे गए हैं। इसमें क्या है बेटा, रामायण लिखी गई है, क्या लिखा गया है, रामायण और बेटा क्या लिखा गया है, महाभारत लिखा गया है। क्या लिखा गया है, महाभारत लिखा गया है। ठीक है, रामायण लिखी गई है बेटा और क्या लिखा गया है, महाभारत लिखा गया है। इसमें रामायण महाभारत लिखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर श्लोक बेटा ये कई में है, तो ये बेटा श्लोक में लिखे गए हैं। किसमें, श्लोक में, ना इसमें मंत्र है ना कोई बेटे इसमें कोई ऋचा है। ठीक है, इसमें ये क्या है, इसमें श्लोक है। और श्लोक की यदि मैं गणना करता हूं बेटा, यहाँ पर देखिए रामायण की यदि मैं बात करता हूं, रामायण में बेटे 24,000 लगभग 24,000 क्या है आपके श्लोक है, और बेटा 7 क्या है, 7 इसमें कांड लिखे गए हैं। 24,000 और 7 कांड हो जाएंगे बेटा, क्या हो जाएंगे, कांड। 24,000 क्या हो जाएंगे बेटा, इसमें श्लोक हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई है नहीं? तो 24,000 श्लोक है रामायण में और 7 कांड लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए, और महाभारत की यदि मैं बात करूं बेटा, महाभारत की देखिए, तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक लिखे गए हैं बेटा, 1,00,000 श्लोक लिखे हुए हैं महाभारत में। और बेटा ये 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में है, तो बेटा ये 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, और इसमें क्या है बेटा, ये जो 3 भाग है ये कौन कौन से है, एक तो जय हो गया, एक भारत हो गया और एक महाभारत हो गया। महाभारत में 3 भाग, एक जय, एक मतलब भारत हो गया और एक आपका महाभारत हो गया बेटा। 3 भाग इसके किए गए हैं। विश्व महाकाव्य जो है बेटा आपका वो हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा, जो विश्व महाकाव्य है। और रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है बेटा। देखो रामायण किसने लिखी है, वाल्मीकि ने लिखी है, तो आप पॉइंट बना के लिख लीजिए यहाँ पर, रामायण जो है बेटा वो किसने लिखी है, तो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। और यदि मैं रामचरित की बात करूं, तो बेटा वो रामचरित जो मानस वो किसने लिखा है, जल्दी से कमेंट करके मुझे सारे बच्चे बताइए, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा हुआ है। तो बेटा देखिए इसमें रामचरित जो है तुलसी द्वारा लिखित है या तुलसीदास द्वारा रचित है बेटा। तो महाभारत किसने लिखा है, वेद व्यास ने लिखा बेटा। तो महाभारत की यदि हम बात करते हैं तो वो किसने लिखा है, तो बेटा वो वेद व्यास ने लिखा। किसने लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखा है। ठीक है, वेद व्यास जी ने लिखा है महाभारत। और रामायण आपकी किसने लिखा है, वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और जो रामचरित है बेटा, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, वो रामायण में और रामचरित में बेटा, जो रामचरितमानस है, ठीक है, वो किसने लिखा है, तो रामायण जो लिखी गई है वो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। और बेटा यहाँ पर जो रामचरित्र है तो वो तुलसीदास द्वारा रचित है बेटा। ठीक है, महाभारत जो काव्य है, महाकाव्य जो है आपका महाभारत, ये वेद व्यास द्वारा लिखित है बेटा। ठीक है, सारे पॉइंटों को एक एक करके पॉइंटों को लिखना है आपको।
ठीक है, चलिए यहां से समझ में आ गया है तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं बेटा, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, जल्दी से यहां से आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। थोड़ा सा क्या है, अब इस काल को हमने पढ़ लिया है, तो अब बात करेंगे हम भारतीय आर्य भाषा काल में बेटे पॉइंट 2 के बारे में, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। चलिए आपसे किसके बारे में बात करेंगे बेटा, तो पॉइंट नंबर आपका है 2। तो जो पॉइंट नंबर 2 है वो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। और इस काल का जो समय है बेटा वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक है, ठीक है, जो आपका चल रहा है, ठीक है, ईस्वी। चलिए तो बेटा इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है इन्होंने, लेकिन 3 पार्ट है, ये चौथा जो पार्ट है ना ये मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। देखो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है मतलब मध्यकालीन भाग को भी, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग है बेटा प्राकृत, जो प्राकृत भाषा आ गई इसमें, प्रथम प्राकृत काल जो है बेटा, फिर द्वितीय प्राकृत काल, फिर तृतीय प्राकृत काल। इसमें क्या है, भाषा के अनुसार इनको डिवाइड किया गया है। जैसे मध्यकालीन चला है तो मध्यकालीन में कितनी भाषाएं हुई है, तो उन भाषाओं के अनुसार बेटा इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो प्रचलित भाषाएं थी, छोटी मोटी भाषाएं नहीं, जो प्रचलित भाषाएं थी जिनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग बोलते थे, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं प्रथम प्राकृत काल के बारे में, तो इसमें जो फर्स्ट लैंग्वेज है बेटा वो है पाली। और पाली का जो मतलब काल है बेटा वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक है। 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 500 वर्ष तक पाली भाषा का प्रचलन रहा है बेटा, ठीक है। चलिए अगर यदि द्वितीय काल की मैं बात करता हूं, इसमें मध्यकालीन में जो द्वितीय भाषा रही है उसका क्या काल रहा है बेटा, ये भी प्राकृत काल है, लेकिन ये प्राकृत भाषा है। और ये 1 ईस्वी से लेकर के बेटा कहां तक पहुंची है, 500। ये बस इनको नाम दिए गए हैं, ठीक है, इनको 500 वर्ष के काल के इनको नाम दे दिए गए हैं, ठीक है, प्राकृत काल। इसमें नंबर 3 जो है ना बेटा भाषा, तो नंबर 3 आ गई है अब आपकी अपभ्रंश। तो अपभ्रंश जो है 500 से लेकर के बेटा 1000 ईस्वी तक है, 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। तो इसमें जो लगभग हो गया वो कितने काल हो, मतलब समय का काल, मतलब कितना समय हो गया इसे, तो लगभग 1500, लगातार 1500 वर्ष 3 भाषाओं का प्रचलन रहा बेटा। पहले रहा है आपका पाली भाषा का, तो पाली भाषा आ गई है मध्यकालीन आर्य भाषा काल में, पहली भाषा आ गई है आपकी पाली, उसका पहले 500 वर्ष, ठीक है। उसके बाद द्वितीय जो रहा इसमें प्राकृत भाषा काल, वो 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक पहुंच गई, ठीक है। और यहां से मतलब तृतीय हो गया आपका अपभ्रंश काल, तो ये 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक पहुंच गई। लेकिन इसमें एक पॉइंट को आप नोट बनाइए बेटा, इसमें जो है ये जो पाली भाषा है, तो पाली भाषा में है बेटा भगवान बुद्ध के जो सारे उपदेश उन्होंने दिए, जो भगवान बुद्ध का जो कार्यकाल रहा वो पाली भाषा में रहा है, ठीक है। तो उन्होंने जितने भी अपने सारे उपदेश दिए हैं तो वो पाली भाषा में दिए, ठीक है, भगवान बुद्ध ने। इसको नोट बना करके, बिंदु बना करके लिखे बेटा, भगवान बुद्ध के सारे उपदेश जो है वो पाली भाषा में है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और आ ही जाता है बेटा हिंदी में। द्वितीय, अब इसमें प्राकृत है, तो प्राकृत भाषा काल में कौन से भगवान रहे, तो बेटा महावीर, जो महावीर भगवान रहे हैं उनके सारे उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में ही है, ठीक है। तो इसमें ये भी दूसरा जो पॉइंट है बेटा, इसको भी नोट बना के आपको लिखना है। चलिए, और ये कैसी भाषा रही है, तो ये संक्रमणकालीन भाषा रही है बेटा, ये संक्रमणकालीन भाषा रही है। और इसमें ये जो फोर्थ है बेटा, ये अपवाद के रूप में है, अपवाद में, लेकिन ये इसका भी 4 पीरियड है। ये है अबहट भाषा। ये अबहट भाषा जो है बेटा 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक रही, जो अबहट भाषा आई है। तो ये जो है बेटा, ये मतलब प्रारंभ तो हुई थी अपभ्रंश काल में, लेकिन समाप्ति हो गई अपभ्रंश के बाद, यानी कि जो अबहट का चला, अबहट के बाद बेटा फिर हिंदी आ गई, फिर क्या आ गई, हिंदी आ गई। लेकिन इसमें क्या है बेटा, इसने काल ले लिए 900 से लेकर के 1100, लगभग इसने 300 वर्ष तक ये इसका काल रहा बेटा। 300 वर्ष तक कौन सी भाषा चली, तो अबहट चली है, इसका कोई ज्यादा काल पीरियड नहीं था। ये किससे निकली है बेटा, अपभ्रंश से स्टार्ट हुई है, अपभ्रंश काल चल रहा था, पहले अपभ्रंश भाषा का काल चल रहा था, उसी में इसका जन्म हुआ, इसका जन्म हुआ है बेटा। और ये 1100 पे जाकर के अंत हो गई, और 1100 के बाद बेटा जो प्रचलन में आई है वो आपकी हिंदी आगे बात करने वाले हैं उसकी, ठीक है। तो क्या मतलब समझ में आ गए हैं, सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं या नहीं। चलिए बेटा,
जल्दी से जल्दी मुझे बताओ, कमेंट करके, मुझे सारे बच्चे कमेंट करके बताओ क्या आपको समझ में आया अभी तक। चलिए आ चुका है तो नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। देखिए तो अब जो है थर्ड जो पॉइंट था आपका, बिल्कुल स्टार बना लो बेटा, इससे तो आता ही आता है, ठीक है। भारतीय आर्य भाषा काल में जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल है ये 1100 से लेके, देखो अभी बात कर रहा होता ना मैं उसकी, किसकी, अभट्ट की। तो यदि अगर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते, क्यों, क्योंकि जो अपभ्रंश का काल है बेटा, वो अपभ्रंश का काल 1000 ईस्वी तक है, और यहाँ से जो हिंदी का इसका काल चला है, हिंदी का, प्राचीन हिंदी का, वो 1100 से लेकर के चला है। तो बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूज रहता है कि ये 100 वर्ष का गैप कैसे आया। तो वो 100 वर्ष का गैप जो आया है ना बेटा, वो अवहट के बाद, अवहट के कारण आया है। जो अवहट चला है ना, अवहट का काल जो चला है अवहट भाषा का, वो 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक रहा। और हिंदी जो चली है बेटा वो 1100 से लेकर के चली है। हिंदी को भी 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया, प्राचीन हिंदी काल, मध्य हिंदी काल और बेटा आधुनिक हिंदी काल, जो इस समय चल रही है, मतलब प्रचलन में है हमारे। चलिए तो बेटा 1100 से लेकर के अब तक की जो भाषा हो गई आपकी हिंदी आ जाएगी, ठीक है। अब तक 1100 से लेकर के बेटा अब तक क्यों है, यानी कि आज तक कह लीजिए आप, आज तक ना कहो इसको, अब तक कहो। अब तक का मतलब हो जाएगा बेटा जब भी आप पढ़ोगे तो अब तक ही चलेगा ये, ठीक है, चलती रहेगी। तो इसमें देखो यदि मैं नंबर फर्स्ट की बात करता हूं आपसे, नंबर फर्स्ट, तो नंबर फर्स्ट इसमें कौन सी भाषा रही है बेटा, नंबर फर्स्ट रही है आपकी प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी का जो काल रहा 1100 ईस्वी से लेकर के बेटा 1400 ईस्वी तक रहा, ठीक है। इसमें कितने कवि रहे, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं करी है, तो उनका एक अलग मतलब एक अलग टॉपिक है बेटा, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको काल को भी पढ़ाएंगे विस्तार से, तो उनको जो राइटर रहे हैं उनको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ वो भाषा के है बात कर रहे हैं, तो इसलिए इनके छोटे छोटे बिंदुओं को आपको लिखवाया गया है, ठीक है। चलिए कि कौन से भाषा का मतलब कौन सा काल बेटा यहाँ पर रहा है। मध्यकालीन जो आपकी हिंदी रही वो 1400 से लेकर के 1850 ईस्वी तक रही। जो मध्यकालीन हिंदी है वो 1400 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक रही, ठीक है बेटा। आज की क्लास में याद हो जाएंगे सारे के सारे का। प्राचीन हिंदी का काल बेटा 1100 से लेकर के 1400 ईस्वी तक रहा, ठीक है। यदि मैं बात करूं बेटा थर्ड, इसमें रही आधुनिक हिंदी, और आधुनिक हिंदी 1850 से लेकर के बेटा अब तक प्रचलन है, अब तक चल रही है जो आपकी आधुनिक हिंदी है। ये सारी की सारी बेटे, ये सारी की सारी संस्कृतनिष्ठ हिंदी है, संस्कृतनिष्ठ हिंदी, ठीक है। संस्कृत का तो इसमें नामात्र ही प्रयोग है, किसी में कोई भी प्रयोग नहीं, कहने को कुछ भी कहते रहिएगा, ठीक है बेटा, हमारा ये मानना। चलिए तो आपने नोट करके लिखा है, अच्छे से समझ में आ गया है आपकी या नहीं आया है, चलिए जल्दी से कमेंट करके भी आपको बताना है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, जल्दी से कमेंट करिए, सारे स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा तो आपके लिए बेहतर है बेटा, ठीक है। आप नोट्स बनाइए, वो है 3 टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा बेटा, परिवार एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए बेटा, वहां से मिल जाएगा, ठीक है, सारे के सारे। इसमें बेटा लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। इसमें क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, पीडीएफ का लिंक भी मिलेगा बेटा, ठीक है। पीडीएफ का लिंक भी मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा बेटा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, इस क्लास में सब कुछ मिलेगा आपको। चलिए अब क्या है, हिंदी का जो उद्गम हुआ है, जो उसका उद्भव हुआ है बेटा, वो कैसे कैसे हुआ है, थोड़े से हिंदी के जो उद्भव के विकास की बात हम आपसे करने वाले हैं। ये जो है इसको आप समझ, मैं आपको समझाऊंगा तभी आप समझ पाओगे बेटा, जब मैं आपको समझाऊंगा तभी समझ पाओगे, अन्यथा आप इसमें रिल जाओगे। ये स्लाइड तो मैंने लिख दी लेकिन आप रिल जाओगे। हम बात करेंगे बेटा पहले संस्कृत के बारे में, ठीक है। तो पहले हम बात करने वाले, देखो सबसे पहले संस्कृत आई, ठीक है। तो संस्कृत के बाद जो है बेटा, संस्कृत के बाद आई है पाली भाषा, तो नंबर 2 पे हो गई पाली। पाली के बाद जो प्रचलन भाषा आई है बेटा, अभी मैंने आपसे जिक्र किया था, वो आ गई आपकी प्राकृत भाषा, नंबर 3 पे। प्राकृत भाषा के बाद बेटा फिर उद्गम हुआ है अपभ्रंश भाषा का, तो नंबर 4 पे अपभ्रंश भाषा आ गई। ध्यान से सुनना, पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली भाषा, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से बेटा अब आएगी आपकी अभट, ठीक है। मैंने कहा था ना अपभ्रंश के बाद अभट आएगी, और अभट के बाद बेटा फिर आई है प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी आई है आपकी नंबर 6 पे आ गई। फिर इसके बाद नंबर 7 पे आ गई है बेटा मध्यकालीन हिंदी, ठीक है। प्राचीन हिंदी अभी पढ़ाया है, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, और मध्यकालीन हिंदी के बाद बेटा आएगी आपकी आधुनिक हिंदी नंबर 8 पे,
ठीक है। मध्यकालीन हिंदी नंबर 8 पे, यानी कि आधुनिक हिंदी। ये बेटा संस्कृत से लेकर के हिंदी का विकास क्रम है जो उद्गम हुआ है, मतलब उसका जन्म हुआ है। कैसे कैसे कौन कौन सी भाषाओं से जन्म होकर के हिंदी का जन्म हुआ है। नंबर 8। और फिर इसके बाद बेटा नंबर 9 पे आ जाएगी, ये आएगी इंग्लिश। ये इंग्लिश समझ में आता है बेटा कि इंग्लिश क्या है? इंग्लिश वह लैंग्वेज कहलाई जाएगी आपकी आने वाले भविष्य में, हिंदी प्लस अंग्रेजी। आपने कहीं कहीं देखा होगा कुछ शब्द हम इंग्लिश के बोल देते हैं और कुछ शब्द बेटा हम हिंदी के बोल देते हैं। तो इंग्लिश प्लस हिंदी को मिलाकर जो भाषा बनाई गई है वो बनाई है इंग्लिश बेटा। तो इसका जो प्रचलन आएगा वो आज से लगभग 30-40 साल पहले बाद आएगा अभी। ठीक है, अभी इस भाषा में क्या है, इस भाषा को विकसित होने में बेटा अभी काफी सारा समय है। ठीक है, तो ये नंबर 9 पे है। इसके बाद कौन सी भाषा बनेगी अभी हमें नहीं पता है। चलिए, तो संस्कृत में बेटा देखो आपके वैदिक धर्म था जिसमें वेदों का आपको ज्ञान प्राप्त होता है। संस्कृत की बात कर रहा हूं अभी। तो ये पार्ट जो है बेटा संस्कृत का है, यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है बेटा, पाली भाषा आई जिसमें बौद्ध धर्म अपनाया जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म आए, जो भगवान बुद्ध थे वो पाली भाषा में उन्होंने अपने सारे उपदेश हुए हैं, जिसमें त्रिपिटक लिखे गए हैं बेटे। ठीक है, और फिर इसमें आया है बेटा प्राकृत भाषा में जैन धर्म का प्रयोग किया गया है, जो महावीर थे जैन धर्म वाले। ठीक है, उन्होंने अपने सारे उपदेश बेटा इसी में प्राकृत भाषा में ही दिए है। इसमें जिसमें दत्तक कथाएं लिखी गई बेटा, क्या लिखी गई आपकी, दत्तक कथाएं का जो प्रचलन रहा है वो प्राकृत भाषा में रहा है जैन धर्म में बेटा। ठीक है, अब ब्रह्मस की यदि मैं बात करूं तो बेटा इसमें संप्रदाय है, जिसमें जितने भी संप्रदाय का मतलब जन्म हुआ है ना बेटा वो अपभ्रंश भाषा में हुआ है। ठीक है, जितने भी, और इसमें मठ मठांतर आए हैं बेटा वो सारे के सारे किसमें आ गए हैं, जितने भी मठ मठांतर आए हैं बेटा वो सारे के सारे अवहट भाषा में ही आए हैं आपके। ठीक है, अवहट भाषा में। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई जैन धर्म का प्रचलन कौन सी भाषा में था। ठीक है, चलिए जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ बेटा। ठीक है, कितने संप्रदाय ऐसे हैं जो मतलब अपभ्रंश भाषा में आए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलिए, तो भाषा का जो विकास क्रम है, सिर्फ हम भाषा के बारे में बात कर रहे हैं आपसे आज, सिर्फ भाषा के विकास क्रम के बारे में, कैसे कैसे भाषा का उद्गम हुआ, कैसे कौन सी भाषा किस भाषा से निकली, उसका कौन सा काल था, अभी उसके इतिहास के बारे में ज्यादा नहीं जान रहे। ठीक है, मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, चलिए, यदि मैं बात करता हूं बेटा आपसे अपभ्रंश काल के बारे में, अब उसको छोड़ दीजिए। अब क्या संस्कृत क्या थी, पाली क्या थी, प्राकृत क्या थी। ठीक है, अब बात करेंगे हम डायरेक्ट बेटा प्राकृत, पाली, प्राकृत, संस्कृत के बारे में नहीं, अब बात करेंगे हम बेटा अपभ्रंश के बारे में। अपभ्रंश को थोड़ा सा समझिए। अपभ्रंश में बेटा अपभ्रंश में सुधार हुआ, अपभ्रंश के बाद अवहट, फिर हिंदी का प्रचलन आया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले समझिए, हिंदी के विकास क्रम में अपभ्रंश भाषा की जो भूमिका रही, ठीक है, अपभ्रंश भाषा की, वो हिंदी के विकास क्रम में, मतलब जैसे हिंदी का आपका विकास हुआ है, जो लैंग्वेज है आपकी हिंदी, ये कहां से आई है, ठीक है, निकली है ये आपकी अपभ्रंश से ही, लेकिन अवहट के बाद आई है। ठीक है, तो इसका जो मतलब उद्गम माना जाता है मेरे हिसाब से तो बेटा अपभ्रंश काल ही माना जाता है, क्योंकि अवहट का इतना कोई काल पीरियड नहीं था, 300 वर्ष कोई ज्यादा नहीं होते। ठीक है, देखिए, तो यदि मैं बात करूं बेटा नंबर 1 पर आ गया है आपका सौर सैनी अपभ्रंश। तो सौर सैनी अपभ्रंश में कुछ भाषाएं हैं, जैसे या कुछ आपकी भाषाएं जैसे पश्चिमी हिंदी हो गई, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये जो है आपकी राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी, ये सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। ठीक है, इन यहाँ पर ये, फिर नंबर जो 2 है बेटा वो है आपका अर्धमागधी अपभ्रंश का। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश में बेटा पूर्वी हिंदी आपकी आ जाती है। पूर्वी हिंदी का जो उद्गम माना गया है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से है। ठीक है, नंबर 3 आता है बेटा आपका मागधी अपभ्रंश। इसमें बिहारी भाषा आपकी हो जाएगी। बिहारी भाषा जो आपकी बिहारी हिंदी है बेटे, उड़िया होगी, बांग्ला होगी, असमिया होगी। तो 1 2 3 4 बेटा कौन कितनी हो गई है, यहाँ पर 4 हो गई है, ये 1 हो गई है और ऊपर 3, इसमें थोड़ा सा बाद आ जाता है, कोई कोई 2 अपभ्रंश काल में आ जाती है। ठीक है, अभी जैसे नीचे चलेंगे तो नंबर 4 पे बेटा नागरी या पैसाची अपभ्रंश। नागरी या पैचासी अपभ्रंश में बेटा आपकी वो आ जाएगी, जैसे कि पहाड़ी हिंदी आ गई बेटा। ठीक है, पहाड़ी हिंदी आ गई। ठीक है, ये आ गई, देखो यहाँ पर पहाड़ी हिंदी आ गई बेटा, राजस्थानी, और इसमें आ गई है आपकी लहंदा, ये 3 मानी गई है। ठीक है, पहाड़ी हिंदी आपकी खस अपभ्रंश में भी आती है। ये इनमें थोड़ा सा क्या है बेटा अपवाद चल रहा है, क्या है इसमें अपवाद है, ये अभी निश्चित नहीं, अपवाद है। ठीक है, बस आपको समझने का प्रयास कीजिए।
खस अपभ्रंश है। ये अपभ्रंश कितने हैं इनको ये भी आपको मतलब नोट कर लीजिए, ये भी आपको मतलब पता होने चाहिए कितने अपभ्रंश है। फिर प्राचीन अपभ्रंश, यदि मैं नंबर 6 की बात करूं तो नंबर 6 पे आता है प्राचीन अपभ्रंश। ये बेटा इसमें जो है पंजाबी भाषा का जो विकास हुआ है वो इसी अपभ्रंश काल से हुआ है, ठीक है, यानी कि इसी अपभ्रंश से, जो पंजाबी और सिंधी भाषा है, ठीक है, पंजाबी और सिंधी लैंग्वेज इसमें है। फिर महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है बेटा नंबर 7, तो इसमें जो है बेटा मराठी भाषा जो आती है आपकी वो मराठी भाषा है बेटा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ जल्दी से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कितने बच्चे। देखो पीडीएफ की यदि मैं बात करूं पीडीएफ, तो बेटा पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल है बेटा, टेलीग्राम चैनल है बेटा परिवार एकेडमी के नाम से, नोट कर लो बेटा परिवार एकेडमी, इस प्रकार से लिखना है आपको एकेडमी, ठीक है। तो परिवार एकेडमी ज्वाइन कर लो बेटा, ठीक है। सारी पीडीएफ इसकी जो है हिंदी की वहीं पर मिलेगी आपको। चलिए तो ये क्या है, आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको आपके बुक में भी मिल जाते हैं बेटा, ठीक है, आपको बुक में भी मिल जाएंगे, लेकिन समझने का प्रयास करो। छोटी छोटी सारी चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी क्या है क्लास समाप्त नहीं हुई है बेटा, काफी सारी क्या है अभी बहुत सारा सब बहुत कुछ आपको मुझे बताना है इसमें, ठीक है। तो हिंदी के विकास क्रम में जो अपभ्रंश की जो भूमिका रही है वो ये है आपके साथ, समझ में आ गई है नहीं। चलिए बेटा थोड़ा सा और समझाने का मैं आपको प्रयास करता हूँ। देखिए भारत की जो भाषाओं की सूची है, बोलने जाने की जो सूची है वो आपके सामने है कि मतलब भारत में अभी तक कितनी भाषाएं हैं और वो कितने परसेंट तक बोली जाती है बेटा, ठीक है। ये एक बेटा शेड्यूल क्रम है कि इसमें जो परसेंटेज में बोली जाती है वो एक शेड्यूल क्रम है। किताबों में ये कहीं से भी कोई भी आपको मिल सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो भाषा आपकी बोली जाती है बेटा वो आपकी हिंदी ही है। और जो सबसे नामात्र बोली जाती है बेटा, तो वो जो नामात्र भाषा बोली जाती है वो आपकी कौन सी है, तो वो संस्कृत जो भाषा, ठीक है। चलिए धीरे धीरे क्या है बेटा संस्कृत का क्या हो जा रहा है, हास हो रहा है, कोई बोलता नहीं है, कहीं पर पढ़ाई नहीं जाती, ठीक है अच्छे से। तो क्या है अब क्या है यहाँ पर हिंदी है, और हिंदी में भी बेटा काफी सारी भाषाएं प्रचलन में आ रही है हिंदी के बाद, जो जिनका जन्म जिनका उद्गम जो हुआ है बेटा वो हिंदी से ही हुआ। जैसे आपके सामने खड़ी बोली जिसको वर्नाकुलर के नाम से जाना जाता है, कोरबी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी डिस्कस करूंगा सभी के बारे में बेटा, सभी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा, आगे करूंगा ना, पहले समझिए। तो ये एक कालक्रम है, इसको विस्तार से नहीं पढ़ाना चाहता मैं, ये आप है बस इसको नोट कर लीजिए, स्लाइड का रूप ले लीजिए बेटा, ठीक है। ये परसेंटेज में है। चलिए इसके बाद यदि मैं बात करूं आपसे हिंदी का जो विकास चरण रहा है, हिंदी का जो विकास चरण रहा वो कैसे कैसे रहेगा या किस किस प्रकार से बना गया है, ठीक है, मतलब कैसे उसका विकास हुआ है बेटा, ठीक है, जरा उस पर भी ध्यान दीजिए आप। देखिए नंबर 1 जो गांव है, गांव में बेटा उप बोलियां बोली जाती है, जो बोली होती है ना, बोली के अंतर्गत आती है बेटा उप बोलियां, ठीक है। तो यहाँ पर जो गांव है, जो गांव देहात की लैंग्वेज होती है वो आप हम शुद्ध हिंदी नहीं बोलते, वो कई सारी भाषाओं के अंतर्गत से मतलब सुधार हो के कह लीजिए आप, या बिगड़ कर जो बोली गई बोली के बाद भी क्या हो जाती है उप बोली हो जाती है। मतलब जिन ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं हम जिनका कोई मतलब होता ही नहीं, ठीक है, लेकिन उनसे क्या है बस वो प्रचलन में है। गांव देहात में क्या है बेटा छोटे छोटे क्षेत्र में वो एक उप बोली जो है वो एक प्रचलन में, ठीक है। और जो जिले स्टेट पे बोली जाती है, जो जिला क्षेत्र आ गया, मान लिया है बस एक क्या है मोटा सा आंकड़ा मान लिया, जो जिला क्षेत्र में बेटा एक बोली बोली जाती है, एक बड़ा जैसे एक जिला है, जैसे बिजनौर जिला है तो उसमें एक अपनी एक अलग बोली है, ठीक है, उसमें अपनी अलग बोली का क्या है बेटा प्रचलन है बिजनौर में, ठीक है। मुरादाबाद क्षेत्र में अपना क्या है एक अलग बोली का प्रचलन आ गया है, ठीक है। तो हर मतलब हर छोटे छोटे कुछ दूरियों के बाद क्या है बेटा 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूरी के बाद वो उप बोली तो छोड़िए, बोली चेंज हो जाती है, भाषाएं चेंज हो जाती है बेटा, ठीक है। 50-100 किलोमीटर आप चले जाइए, भाषा की भाषा चेंज हो जाती है व्यक्तियों की, ठीक है। तो जिला स्तर पे बेटा बोली आ जाएगी आपकी जो शेषव अवस्था में बोली गई है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से। और फिर इसके बाद बेटा जो आया है वो आया है आपका क्या राज्य स्तर में। तो राज्य स्तर पर बेटा आपकी उपभाषाएं या विभाषा का प्रयोग किया जाता है, जो अल्प अवस्था की मतलब बोली है, या आप लैंग्वेज का रूप इसको दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा और जो आपके देश में बोली जाती है राज्यों के बाद, तो जो देश में बोली जाती है, जो पूरे देश में जो जैसे हमारा भारत है, भारत में कई सारी भाषाओं का प्रचलन है, तो देश में बेटा भाषा ही बोली जाएंगी, भाषा, और भाषा को कह दिया है बेटा मानक भाषा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है ये परिष्कृत अवस्था हो जाती है,
ठीक है, इनको सभी बोलते हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक। तो ये थोड़ा सा एक हिंदी का जो है बेटा विकास, ये हिंदी का ही नहीं है, ये हर एक लैंग्वेज का है। आप इसको किसी भी लैंग्वेज को उठा करके ले लीजिए, मराठी भाषा को ले लीजिए, मतलब उसके कुछ छोटे से क्षेत्र में, जो गांव का क्षेत्र होगा उसमें अलग प्रकार से बोली जाएगी, जिले में कुछ अलग बोली जाएगी, और राज्य में कुछ अलग बोली जाएगी, पूरे देश में बेटा उसका एक विशाल रूप हो जाता है, तो वो अलग अलग बोली जाती है। ये हिंदी जो है सबसे बड़ी भाषा है बेटा, ठीक है। हिंदी क्या है, भारत के अंदर सबसे बड़ी भाषा है और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है बेटा वो हमारी हिंदी है, ठीक है। चलिए, ये आपने समझ लिया है। चलिए अब इसको मैं और समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पर क्या है बेटा, मुख्य अपभ्रंश, उपभाषा और बोली, सारे का सारे, जैसा भी अभी मैंने आपको हेडिंग बनाया था, मतलब टॉपिक का नाम दिया है लिपि, भाषा, बोली। तो जिन बोलियों का मैं प्रयोग करने वाला हूं वो सारी की सारी बेटा इसमें आ जाएंगी, ठीक है। समझने का प्रयास करेंगे, और आपको दिख नहीं रही होंगी, तो आपको दिख नहीं रही उससे चिंता नहीं है। जो मैं समझाऊंगा, जो मैं कहूंगा, आपको वो नोट करना है। आप अपने पेन और कॉपी को तैयार रखिए बेटा, फोटो खींचने से काम नहीं चलेगा, आप हाथों हाथ अपने नोट्स बनाते रहिए। और इसकी यदि पीडीएफ चाहते हो, बिल्कुल हूबहू पीडीएफ ऐसी की ऐसी, वो आपको बेटा टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो यदि मैं बात करूं बेटा, यहां पर देखिए समझिए, आप अपभ्रंश से, ठीक है, अपभ्रंश के बाद बेटा चार अपभ्रंश के बाद क्या आगे है, ये अपभ्रंश आ गया आपका। नंबर 1 शोरसैनी, नंबर 2 अर्धमागधी, फिर बेटा मागधी, और फिर क्या है नागरी, या इसको जिसको पैशाची बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर पैशाची है, ये पोशाची नहीं है, ठीक है। इनसे जो निकली है बेटा ये उपबोलियां है। उपबोली कौन कौन होगी, जैसे शोरसैनी की जो बेटा उपबोली आ गई है वो आपकी आ गई है पश्चिमी हिंदी। देखिए, शोरसैनी जो आपका अपभ्रंश है, शोरसैनी अपभ्रंश में बेटा उपबोली जो आई है आपकी वो आ गई है पश्चिमी हिंदी, सॉरी भाषा जो है, बोली नहीं बेटा भाषा, जो पश्चिमी हिंदी आ गई है। और अर्धमागधी में बेटा, अर्धमागधी में आ गई आपकी पूर्वी हिंदी, और मागधी में आ गई बेटा बिहारी हिंदी, और नागरी में बेटा दो उपभाषाओं का प्रयोग किया गया। नागरी जो पैशाची है, ये जो अपभ्रंश है इसमें दो का, एक तो राजस्थानी का और एक पहाड़ी का। जो मैंने आपको शोरसैनी में पॉइंट लगा के जो लिखवा रखा है ना, वो शोरसैनी से हटा करके कहा रखा गया है बेटा नागरी अपभ्रंश में, पैशाची उसमें, ठीक है। तो वो वहां से हटा देना है आप। चलिए, तो यदि मैं इसमें पश्चिमी हिंदी की बात करूं, तो पश्चिमी हिंदी कौन सी बेटा, ये हमारी उपभाषा होगी। और इसमें बोली देखिए, बोली आपको पॉइंट पॉइंट बना करके लिखनी है। नंबर 1 में लिखना है बेटा आपको खड़ी बोली, ठीक है। खड़ी बोली को वर्नाकुलर नाम से भी जाना जाता है, कोरबी भाषा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पर कोरबी के नाम से या वर्नाकुलर के नाम से भी जाना जाता है। इसको एक पॉइंट बनाइए बेटा, नोट करके आप लिख सकते हो, खड़ी बोली होगी। चलिए, फिर इसके बाद होगी बेटा आपकी नंबर 2 पे ब्रज भाषा होगी, पॉइंट बना के लिखिए, ठीक है, पॉइंट बना के लिखिए, ब्रज भाषा हो गई। नंबर 3 पे आ जाती है बेटी आपकी कन्नौजी भाषा, ठीक है। नंबर 3 यानी कि तीसरे नंबर की जो इसमें बोली है वो कन्नौजी हो जाएगी बेटा। फिर है नंबर 4 की यदि मैं बात करूं, नंबर 4 तो आपकी आ जाएगी बेटा बुंदेली बोली। कौन सी बोली हो जाएगी, बुंदेली बोली। तो सारी बोलियों का टॉपिक अलग नहीं लिया है, एक क्षेत्र इनका अलग होता है, लेकिन हमें क्या है सिर्फ मोटा मोटा इनको पढ़ना, एग्जाम जो आपके एग्जाम में आता है सिर्फ उतने को पढ़िए आप, ठीक है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है बेटा, बहुत कुछ है, इतनी सारी किताबें हैं। अगर आपने 4 हिंदी की किताब ले ली अलग अलग राइटर की, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। उसमें चारों में अपवाद मिलेंगे आपको, किसी ने कुछ उठा के रख दिया, किसी ने कुछ उठा के रख दिया, किसी ने कुछ उठा के रख दिया, आपको वे किताबें भी नहीं पढ़नी, ठीक है। आप वही पढ़िए जो आपके एग्जाम के लिए बेटा महत्वपूर्ण है, बस सिर्फ उतना पढ़िए। तो नंबर 4 पे आ गई कन्नौजी, ठीक है। नंबर 5 पे आ गई बेटा हरियाणी। हरियाणी में बेटा इसमें कौन कौन सी भाषा है आपकी, एक बांगरू होगी और एक जाटू होगी, ठीक है। और नंबर 3 बेटा दक्षिणी हिंदी, नंबर मतलब 6 नहीं 6 नंबर जो 6 है इसमें वो जो बोली है वो आ गई आपकी दक्षिणी हिंदी, ठीक है। ये बोलियां होगी। अगर पूर्वी हिंदी की बात करूं बेटा, तो पूर्वी हिंदी में जो बोली आ गई आपकी अवधी आ जाएगी नंबर 1। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और बेटा छत्तीसगढ़ी, 3 बोली आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेटा छत्तीसगढ़ी हो गई है। तो नंबर 3 जो बोली आ गई ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पूर्वी हिंदी जो भाषा है ये कौन सा अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए बेटा, और अब बात करूंगा मैं आपसे मागधी अपभ्रंश के बारे में।
तो मागधी जो अपभ्रंश है उसके अंदर जो उपभाषा है वो आपकी बिहारी भाषा होगी, जो उपभाषा होगी, यानी कि बिहारी भाषा बोलते हैं ना, तो बिहारी हिंदी होगी बेटा वो। और उसके अंतर्गत जो बोली आ गई ना, बोली बोली आ गई आपकी भोजपुरी। बिहार में भोजपुरी का ज्यादा प्रचलन है ना बेटा, तो भोजपुरी आ गई, ठीक है, मगही आ गई, फिर आपकी मैथिली आ गई, ठीक है, क्या आ गई, मैथिली आ गई। तो तीन बोलियों का जो भाग है बेटा वो आपका किसमें आ गया, बिहारी हिंदी में आ गया, ठीक है। अब बात करता हूं मैं आपसे इसमें नागरी यानी कि पैसाची अपभ्रंश में, और इसकी जो मतलब उपभाषा रही है आपकी राजस्थानी, और दूसरी रही है इसमें बेटा पहाड़ी, ये उपभाषा है। देखिए, तो राजस्थानी में चार भाषा है, चार मतलब बोलियां है, ठीक है। एक है मारवाड़ी जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। नंबर एक पॉइंट बना के आपको लिखना है बेटा मारवाड़ी भाषा। तो नंबर एक पॉइंट बना करके लिखिए, राजस्थानी भाषा में बोली में बेटा मारवाड़ी, मारवाड़ी बोली जाती है आपकी पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। फिर आगे नंबर दो पे जयपुरी बेटा, जयपुरी राजस्थानी ये भी भाषा है, ठीक है, जिसमें ढूंढारी पूर्वी राजस्थानी, ठीक है, जयपुरी ढूंढारी पूर्वी राजस्थानी, पूर्व जो राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है ना बेटा, उसमें जयपुरी और आपकी ढूंढारी बोलियां बोली जाती है। नंबर थर्ड पे आती है बेटा मेवाती, मेवाती उत्तरी राजस्थान की भाषा है। ये उत्तरी राजस्थान में मेवाती भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो बोली है आपकी, ठीक है, भाषा नहीं कहोगे इसको, बोली कहोगे बेटा, ठीक है। फिर मालवी, ये जो है बेटा दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, जो मालवी बोली होगी राजस्थान की, जो नंबर फोर्थ है वो आपकी कौन सी हो जाएगी बेटा, दक्षिणी राजस्थान की भाषा, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं बेटा नागरी या पैसाची में पहाड़ी हिंदी के बारे में, तो पहाड़ी हिंदी में भी बेटा दो बोलियों का प्रचलन है, कुमायूं और गढ़वाली का। नंबर दो, एक पे कुमायूं और नंबर दो पे गढ़वाली का, ठीक है। तो इसमें भी बेटा क्या हो जाएगा, आप पॉइंट बना करके लिख सकते हो। तो नंबर एक पे आगे आपकी कुमायूं बोली और नंबर दो पे आगे बेटा आपकी गढ़वाली बोली। तो लगभग टोटल जो बोली है, जो मतलब बुकों में भी आपको मिलती है, तो वो लगभग 18 बोलियां हो जाएंगी, ठीक है। 6 4 10 और 6 16 और 2 18 बेटा, ठीक है। तो इसमें जो बोलियां है, ठीक है, लिखा हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत वाली नहीं, देखिए बेटा मैं लिखवा देता हूं, आप लिख लीजिए। तो इसमें देखो जो बेटा बोली है ना, बोली, तो बोली जो है बेटा वो आपकी लगभग में हो गई 18, ठीक है, बोली हो गई 18। उपभाषा जो होगी बेटा, उपभाषा, उपभाषा जो हो जाएंगी ना आपकी, तो उपभाषा हो जाएंगी बेटा 5। और यदि अपभ्रंश की बात मैं करूं तो अपभ्रंश यहां से आपके कितने हो जाएंगे, तो 4 आपके अपभ्रंश हो जाएंगे, ठीक है। बोलियां हो गई 18, अब उपभाषाएं होगी आपकी 5, और बेटा जो आपके अपभ्रंश है तो अपभ्रंश आपके हो गए हैं 4। पढ़ाने के लिए मैंने अभी आपको वो 2 और बढ़ाए, ठीक है, 6 7 पढ़ा दी, 6 पढ़ा दी अपभ्रंश। तो जो पॉइंट जो आपके एग्जाम में है, जो मायने रखते हैं एग्जाम में आने के, तो वो ये 4 है, और इन्हीं की ये आपकी भाषाएं होगी, फिर बोलियां होगी बेटा। तो यहां से देखो कंफर्म हो गया, लिपि हमने पढ़ ली, भाषा हमने पढ़ ली, बोली का भी प्रचलन खत्म हो गया। अभी थोड़ी सी डिटेल भी तो बाकी है ना बेटा, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ, अभी तो डिटेल भी बाकी है। चलिए अब बात करेंगे हम भाषा के बारे में। वो छोटी सी चीज थी, बोली को भी हमने वहां से मतलब उनको याद ही करना है कि कितनी बोलियां है, कौन कौन सी बोलियां है, पर बस आपको इतना ही याद करना है, ठीक है, कुछ नहीं आता। यदि मैं भाषा की बात करता हूं, देखो जो भाषा है, भाषा हर एक मतलब क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है, ये आपको सभी को पता है। लेकिन भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है बेटा वो संस्कृत के भाष धातु से हुई है। किससे हुई है बेटा, संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाष, भाष का जो अर्थ है बेटा वो है बोलना, ठीक है, जो कहना होता है, जो मैं आपसे व्यक्त कर रहा हूं अपनी भाषा, ठीक है, कहना, बोलना या व्यक्त करना, किसी को दर्शाना कोई चीज, तो वो भाषा, मेरी भाषा है, तो ये इसका अर्थ हो गया, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई या नहीं, तो बस इसी पर बेटा क्या है, ये भाषा जो है लिखित हुई। तो संस्कृत भाषा से सब मतलब संस्कृत भाषा से के भाष शब्द से, ठीक है, भाष भाष धातु से बनी जो है ये हमारी भाषा हुई है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आप इसको लैंग्वेज में लिखना चाहते लिख लीजिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति बेटा संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका जो अर्थ होता है बेटा वो कहना हो गया या बोलना हो गया या उसको व्यक्त करना हो गया, ठीक है, ठीक है। भाषा, अब भाषा है क्या, देखो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य
अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, वो भाषा कहलाता है। जैसे कि मैं जो भी शब्द बोल रहा हूं ये मेरी मौखिक भाषा है, यदि मैं इसको लिखकर प्रस्तुत कर रहा हूं तो वो मेरी लिखित भाषा होगी। समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, लिपि भी मैंने आपको यही समझाया था। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को एक दूसरे के समक्ष भली भांति प्रकट करता है या भली भांति समझाता है, दूसरों के विचारों के सामने स्पष्ट करता है निश्चितता सरलता के साथ। तो वो क्या होता है बेटा, वो वह भाषा कहलाती है। ठीक है, चलिए, या आप भाषा का आदान प्रदान एक दो मनुष्य से, दो तीन मनुष्य से आदान प्रदान आप कर सकते हो, भाषा का आदान प्रदान आप कर सकते हो। भाषा वह साधन है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, किसी अन्य व्यक्ति से, दूसरे से, तीसरे से अपने भाषाओं के जो उसके मन के विचार होते हैं, मन की जो भावना होती है, उसके मन में जो चल रहा होता है, ठीक है, वो कहकर, बोलकर या लिखकर किसी अन्य व्यक्ति को मतलब स्पष्टता पूर्वक समझाता है। जब उसकी समझ में आ जाए वो मतलब भाषा कहलाएगी। मैं बोलकर समझाऊंगा वो मेरी मौखिक भाषा, लिखकर समझाऊंगा वो मेरे द्वारा लिखित भाषा। समझने का प्रयास करो बेटा। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, कुछ भी है, जैसे बोलकर हो गया, लिखकर या संकेत देकर परस्पर अपने विचार क्या है सरलता या स्पष्टता से निश्चित या पूर्ण भाव को प्रकट करना बेटा क्या कहलाई जाएगी, हमारी भाषा कहलाई जाएगी। ये आपकी क्या है, मौखिक हो गया। याद समझ में आ गया, अपने विचारों को आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज ये बेटा। ठीक है, अन्यथा मैंने कई सारी लैंग्वेज आपको दी है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, नोट्स बना करके इनको लिख लीजिए बेटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेत या परस्पर अपने विचार सरलता, स्पष्टता, निश्चितता या पूर्णता से व्यक्त करता है या साथ प्रकट करता है। बेटा व्यक्त करना, प्रकट करना, यहाँ पर बात एक ही चल रही है, वह भाषा कहलाती है या वह सब भाषा का ही रूप है। इतनी बात क्लियर है? चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। भाषा दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी मौखिक भाषा, एक होती है बेटा लिखित भाषा। भाषा मौखिक भाषा कौन सी होती है, जैसे मैं बोल रहा हूं ना, तो ये मेरी मौखिक भाषा है, और जब मैं इसको लिखकर आपको समझाऊंगा तो वो मेरी लिखित भाषा हो जाएगी। दोनों पॉइंट क्लियर है? भाषा के दो रूप होते हैं, भाषा के बेटा दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित। मौखिक जो बोलकर समझाया जाता है, लिखित जो बेटा लिखकर समझाया जाता है। दोनों पॉइंट क्लियर है? चलिए, दोनों क्लियर है तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट आता है इसमें मौखिक भाषा। भाषा को जब बोलकर दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है, बोलकर, मैं बोलकर ही तो पहुंचा रहा हूं अपनी भाषा आप तक, तो ये मेरी मौखिक भाषा है। ठीक है, और जब भाषा को, अपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों को लिखकर कुछ मूल ध्वनि या चिन्हों का प्रयोग कर, जैसे लिखता हूं मैं हिंदी वर्णमाला का प्रयोग करके, ए आ का इनका प्रयोग करके अपने शब्दों को आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूं, लिखित रूप, तो ये हमारी लिखित भाषा होगी। ठीक है, अपने विचारों को जो प्रकट करते हैं तो वो बेटा क्या कहलाई जाती है, आपकी लिखित भाषा हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई है? कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, सारा आपका भ्रम है, सारी पूरी हिंदी बेटा हमारे माइंड में ही होती है, लेकिन हम इसको भूल चुके हैं। ये रिवीजन के लिए आप आइए। ठीक है, चलिए बेटा, नेक्स्ट आपको थोड़ी सी क्या है, आपने भाषा समझ ली, भाषा क्या है। भाषा के बाद मैं बात करने वाला हूं राजभाषा क्या होती है। हेडिंग बना के लिखिए बेटा, हेडिंग बनाइए और राजभाषा हेडिंग डालिए और राजभाषा को समझने का प्रयोग करेंगे, प्रयास करेंगे बेटा, प्रयोग नहीं करेंगे, प्रयोग तो करेंगे, चल लिया है काम प्रयोग का भी, लेकिन हम प्रयास करेंगे समझने का। चलिए, तो कमेंट करके बताओ बेटा कितने समझ में आ रही है हिंदी, आपका क्लियर हो जाएगा, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा बेटा, एक एक पॉइंट। ठीक है, चलिए, राजभाषा देखिए बेटा, राजभाषा क्या है, राजभाषा को भी समझाने का मैं प्रयास करूंगा बेटा। राजभाषा जो है वह भाषा है जो किसी कार्यालय, किसी दफ्तर में, जो मतलब सरकारी शासन प्रणाली के अंतर्गत जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो राजभाषा आ जाएगी। ठीक है, और राजभाषा जो है ना बेटा वो हमारी कौन सी है, तो बेटा राजभाषा जो है हमारी वो है हिंदी। कौन सी भाषा है, वो हिंदी है, राजभाषा है। ठीक है, जो सरकारी कार्य मतलब कार्यालय में, दफ्तर में बेटा, ऑफिस में, प्रशासन की भाषा क्या कहलाई जाती है, आपकी राजभाषा कहलाई जाती है बेटा। ठीक है, सरकारी कार्यालय के, दफ्तर, ऑफिस, प्रशासन की जो राजभाषा मतलब जो भी भाषा है, जिस भाषा में उनका काम होता है, ठीक है, सरकारी दफ्तरों का या प्राइवेट दफ्तरों का, तो वो उनकी राजभाषा हो जाएगी। जैसे मतलब प्राइवेट जो जितने भी दफ्तर होते हैं उनमें टोटल इंग्लिश में काम होता है, तो उनकी भाषा इंग्लिश, लेकिन हिंदुस्तान में तो हिंदी है ना,
हिंदुस्तान में तो हिंदी है बेटा। चलिए, जिस भाषा में सरकारी कामकाज होते, मैंने भी आपसे बताया, जिस भाषा में मतलब सरकारी कामकाज होते हैं वो बेटा राजभाषा कहलाती जाती है। ठीक है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के भाग 17 के क्या में बेटा अनुच्छेद 343 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8वीं अनुसूची के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया बेटा। ठीक है। देखो 14 सितंबर 1949 को हमारे मूल संविधान में बेटा भाग 17 के क्या अनुच्छेद 343 अनुसूची जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची के अनुसार हिंदी को राजभाषा का बेटा दर्जा दिया गया है। ठीक है। इसकी जो लिपि है बेटा, हिंदी की जो लिपि है बेटा वो देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? यदि मैं बेटा हिंदी की बात करूं तो इसकी कौन सी लिपि हो जाएगी? देवनागरी। अभी मैंने आपको पढ़ाई है स्टार्टिंग में ही देवनागरी लिपि, उसमें मैंने बताया है कि कौन सी भाषा लिखी जाती है, हिंदी भाषा, जिसको हम बाई ओर से दाई ओर लिखते हैं। ठीक है। देखिए पूरे मतलब संसार में कह लीजिए या भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक मतलब हिंदी दिवस है। ठीक है। 14 सितंबर में हिंदी दिवस को मनाते हैं। 14 सितंबर जो है हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि हमें जो हमारी जो राजभाषा का दर्जा है, हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा मिला वो 14 सितंबर को मिला, 14 सितंबर 1949 को। इतनी बात क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया है, सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। कौन से भाग में है संविधान के, कौन से भाग है? 17 के क्या में अनुच्छेद 343 अनुसूची बेटा, अनुसूची 8वीं अनुसूची के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है। चलिए बेटा, अब आपने राजभाषा आपने पढ़ ली, इसको आपने बना लिया है। अब राष्ट्रभाषा क्या होती है पहले उसको भी समझ लीजिए। एक पॉइंट बनाइए बेटा, नोट स्टार बनाइए, बिल्कुल बेटा स्टार बना के लिखिए। ठीक है। स्टार बना करके लिख लिया है आपको, स्टार बना करके ही लिखना है। चलिए बेटा देखिए, राष्ट्रभाषा क्या है? वो भी हमारी हिंदी है। राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी, क्योंकि सबसे ज्यादा भाषा बोलने जाने वाली जो भाषा है बेटा, बोले जाने वाली भाषा भारत के अंदर वो हिंदी तो है। तो किसी देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली या प्रयुक्त होने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जो पूरे देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा वो राष्ट्रभाषा कहलाई जाती है, और सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है पूरे भारत के अंदर का वो बेटा हिंदी भाषा बोली जाती है, और इसी को हमने नाम दे दिया राष्ट्रभाषा का। ठीक है। चलिए, सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा वो आपकी क्या कहलाई जाएगी? राष्ट्रभाषा कहलाई जाती है। ठीक है। तो बस इसका इतना ही आपको याद करना। चलिए, एक नया पॉइंट और बनाइए बेटा, मानक हिंदी क्या होती है? मानक भाषा जो मानक हिंदी का रूप है। ठीक है। मानक भाषा जो हमारी मानक हिंदी का रूप है। मानक हिंदी बेटा जो हमारी खड़ी बोली है, हिंदी के बाद मानक हिंदी तो चल रही है, जिसका जो एक रूप है जो प्रचलन में है ना बेटा, वो हमारी खड़ी बोली, वर्नाकुलर या कोरवी, इसको 2 अन्य 3 नाम से जाना जाता है। ये आपने नोट करके लिख लिया था, मैंने आपको लिखवा दिया था। ठीक है। तो जो मानक हिंदी हो रही है हमारी बेटा वो क्या है? खड़ी बोली जो हिंदी है। हिंदी तो है, खड़ी बोली जो है वो हिंदी का ही तो रूप है। चलिए, भाषा का आदर्श रूप क्या है? मानक भाषा कहलाता है। जो भाषा का जो आदर्श रूप होता है वो बेटा मानक भाषा कहलाता है। हिंदी सभी, देखिए सुनिए, हिंदी सभी रूपों में खड़ी बोली को श्रेष्ठ माना जाता है। हिंदी की सभी मतलब हिंदी भाषा जो है, हिंदी सभी रूपों में खड़ी बोली जो है हमारी, उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अंततः खड़ी बोली वाला जो रूप है वो हिंदी का मानक रूप है। जो खड़ी वाला जो रूप है ना, खड़ी भाषा का जो खड़ी बोली का जो रूप है वो हिंदी का मानक रूप है, तो वो हमारी मानक भाषा हो गई। क्या होगी बेटा? मानक भाषा हो गई। ये अब प्रचलन में है और बहुत तेजी से बढ़ रही है मानक भाषा। ठीक है, जो मानक हिंदी है बेटा। चलिए, ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया यहां से कि मानक भाषा क्या होती है। मानक भाषा जो है वो मानक हिंदी जो खड़ी बोली का रूप है, और वह कहां से आई है बेटा? वो हिंदी से। ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे हम हिंदी के बारे में। देखिए, सिंधी यानी कि हिंदी, सिंधी है बेटा, यानी कि ये सिंधु नदी से रिलेटेड है। किससे? सिंधु नदी से। ठीक है। और यहाँ पर क्या है बेटा? हिंदू प्लस में ई जोड़ोगे तो आपका क्या बना है? यहाँ से हिंदी बन गया है। ठीक है। यह शब्द कैसा है? हिंदी शब्द बेटा फारसी का शब्द है। हिंदी शब्द क्या है बेटा? फारसी का शब्द है। हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है बेटा वो उत्तर पश्चिमी प्रवर्तमान सिंधु नदी से हुई है।
कहाँ से हुई है बेटा? सिंधु नदी से हुई है। और यह जो नाम दिया है वो आपका ईरानियों का देन है बेटा। किसका देन है? ईरानियों, क्योंकि वो सिंधी को हिंदी के ही नाम से जानते थे। ठीक है, वो है को सै के रूप में या सै को है के रूप में। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है आपको? हिंदी के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना, लेकिन हिंदी के विकास रूप के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। देखिए, पहले बात चल रही, हमने वो भी पढ़ ली गांव क्षेत्र में क्या होता है, वो भी पढ़ लिया, जिले क्षेत्र में, राज्य स्तर पर, और देश में क्या है। अब क्या है, पहले इसका एक रूप है। रूप क्या है? पहले भाई आएगी आपकी उपबोली, उपबोली के बाद बोली, बोली के बाद बेटा उपभाषा या फिर मानक हिंदी, जो अब भाषा है हिंदी की। मतलब पहले हिंदी थी, अब मानक भाषा का रूप है जो खड़ी बोली है। ठीक है, चल समझ में आया नहीं बेटा? हम छोटे क्षेत्र में बोली बोलते हैं। ये जो है ना बेटा, ये छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। छोटा सा एक क्षेत्र होता है, छोटा सा क्षेत्र। चलिए, जो छोटा सा क्षेत्र है बेटा वो उपबोली का है। जो जिले स्तर पे आ गया है जिला, तो जिले स्तर पे बेटा बोली आ गई। जो आपका राज्य में आ गया है ना बेटा, राज्य में वो आपकी विभाषा या उपभाषा होगी। और जो मानक हिंदी होगी ये आपका देश में होगी बेटा। ये पूरे देश में बोली जाती है। किसमें बोली जाती है? जो मानक हिंदी है, हमारी मानक भाषा है, जो खड़ी बोली है, ये अब प्रचलन में है ना बेटा, ये पूरे हिंदुस्तान में बोली जाएगी। ध्यान रखना, आएगा इसका भी समझ। चलिए, तो ये आपने पढ़ लिया कि हिंदी भाषा का जो विकास चरण रहा हमारा, वो आपको समझ में आ गया है सब कुछ। ठीक है, छोटे छोटे नोट्स है वो मैं आपको क्लियर यहाँ पर करवा देता हूँ। ठीक है, अब आप हेडिंग बनाइए, भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं का क्रम क्या है बेटा? देखिए, भारत में सबसे ज्यादा जो बोली जाती है, सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा से लेकर के ऐसा नहीं कि कन्नड़ जो है सबसे 6 नंबर पर रखी, सबसे ज्यादा बोली जाती, नहीं बेटा। सबसे ज्यादा जो बोली जाती है वो आपकी पहले हिंदी बोली जाती है। जो फर्स्ट नंबर है वो हिंदी का ही है, फर्स्ट नंबर पे हिंदी। फिर उसके बाद, इसके बाद बोली जाएगी बंगाली, बंगाली के बाद बेटा मराठी, और मराठी के बाद तमिल, तमिल के बाद बेटा तेलुगु, और तेलुगु के बाद बेटा कन्नड़। ठीक है, ये भाषा है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बोलने जाने वाली भाषा वो हिंदी है। हिंदी के बाद बेटा बंगाली, फिर मराठी, फिर तमिल, फिर तेलुगु, और फिर उसके बाद कन्नड़ आ गई है। फिर आपकी क्या आ गई बेटा? कन्नड़ आ गई। भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा का ये कालक्रम। इतनी बात क्लियर है या नहीं? अब समझ में आ गया है आपको? सबसे ज्यादा हिंदी, हिंदी के बाद बंगाली, बंगाली के बाद मराठी, मराठी के बाद तमिल, तमिल के बाद तेलुगु, तेलुगु के बाद बेटा कन्नड़। जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने बच्चों को समझ में आ चुका है अभी तक। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया, वे भी कमेंट करके बताइए। ठीक है बेटा, चलिए, ये भी आपका हेडिंग हो गया है, ये आपने बना लिया है। चलिए, एक हेडिंग और बनाइए, विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा का क्रम। ये क्रम क्या है बेटा? 2 प्रकार से आता है। इसको भी मैं अभी क्लियर कर दूंगा। 2 प्रकार से आता है। सबसे ज्यादा बेटा चीनी, सबसे ज्यादा जो बोली जाती है वो चीनी भाषा बोली जाती है, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा जो मतलब जनसंख्या थी वो चीन की थी। लेकिन अब इस समय भारत की है, यानी कि भारत में कई सारी भाषाओं का प्रचलन है, इस वजह से हिंदी स्टॉप पर है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट भाषा हो गई आपकी, यहाँ पर होगी चीनी, उसके बाद बेटा हिंदी आई है, और हिंदी के बाद अंग्रेजी। लेकिन विश्व स्तर की बात कर रहे हैं तो ये कालक्रम है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको क्या मिल जाता है? फर्स्ट पर आपकी अंग्रेजी भी हो जाती है, दूसरे पे आपकी चीनी हो जाती है, और तीसरे पे बेटा हिंदी हो जाती है कहीं कहीं। ठीक है, ये वाली बात। चलिए, जो है पहले वाले को आप पहले वरीयता दोगे, चीनी, हिंदी, और फिर उसके बाद बेटा अंग्रेजी, क्योंकि चीनी भी तो अंग्रेजी बोलते हैं और हिंदी भी अंग्रेजी बोलते हैं। यदि यह प्रयास लगाया जाए तो सबसे पहले जो बोली जाएगी बेटा पूरे विश्व में वो अंग्रेजी बोली। ठीक है, चलिए, अब आप एक हेडिंग बनाइए, हिंदी भाषा के विकास क्रम के बारे में। हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है ये मैंने आपको करवा भी दिया है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, उसको थोड़ा सा आप समझने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, हर काल का अनुसार मैंने क्रम लिखवाया है सभी से, मतलब किस काल पे क्या क्रम रहा बेटा भाषा का, और कैसे कैसे मतलब विकसित हुई है, तभी मैंने उसका विकास क्रम लिखवाया है हिंदी का। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर चलिए देखिए, संस्कृत है बेटा। संस्कृत के बाद पाली प्राकृत जो भाषाएं थी, उसके बाद यदि मैं बात करूं पाली प्राकृत है। लेकिन यहाँ पर क्या है? पाली प्राकृत के बाद बेटा वैदिक और लौकिक है। ठीक है, पहले क्या आ गई है? आपकी संस्कृत आ गई है, दूसरे पे वैदिक आ गया है, तीसरे पे बेटा लौकिक हो गया है, फोर्थ पे पाली पहुंच गई है, प्राकृत बेटा नंबर 5 पे आ गया है, अपभ्रंश नंबर 6 पे आ गया है, अपभ्रंश, अवहट नंबर 7,
शोर सैनी जो अपभ्रंश है बेटा ये 8 पर है। देखो कैसे कैसे बदलाव आया हिंदी में। फिर इसके बाद पश्चिमी हिंदी आई है नंबर 9 पर। नंबर 10 पे बेटा उपभाषा या वर्ग बनता है। देखिए नंबर 10 पे मतलब पश्चिमी हिंदी के बाद जो हमारी मतलब ये जो उपभाषा है, पश्चिमी हिंदी की ऐसी भाषा हमारी उपभाषा है ना, इसमें वर्ग बना, कई सारी उपभाषाएं आई, उसके बाद फिर बोली आएंगी बेटा। उपभाषा के वर्ग के बाद ही तो क्या आएगी, हमारी बोलियां आएंगी। अब बोलियां कौन से नंबर पर आ गई बेटा, यहाँ पर देखिए 11वां नंबर आ गया। बोली के बाद जो चेंज होगा बेटा वो हिंदी मानक हिंदी में चेंज हुआ है। ठीक है, जो आज की हिंदी है ना बेटा वो हमारी मानक हिंदी है, जिसको हम खड़ी बोली बोल रहे हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद बेटा वही वाला प्रचलन है इंग्लिश वाला, जो मैंने आपको समझाया था। ये तो होना ही है, हिंदी प्लस इंग्लिश के रूप में है बेटा। ये क्या है, हिंदी प्लस इंग्लिश का जो रूप हो जाएगा ये आपका इंग्लिश का हो जाएगा। तो ये जो विकास क्रम आपने लिखा, ये आपने समझा कि बेटा हिंदी कैसे कैसे आई है, कौन से अपभ्रंश से निकल के आई है, वैदिक से, लौकिक से, संस्कृत, ये भाषा से निकल के आई, पाली प्राकृत से हो गई। ठीक है, अपभ्रंश, अवहट, शोर सैनी, अपभ्रंश, शोर सैनी के बाद बेटा पश्चिमी जो उपभाषा हो गई, ये उपभाषाओं का एक बड़ा सा वर्ग होता है, उस वर्ग में से एक बोली निकल के आई है बेटा, जो आपकी खड़ी बोली होगी, वो मानक हिंदी का रूप उसने लिया है। ये मानक हिंदी का रूप ही तो लिया है। खड़ी बोली जो कोरबी वर्नाकुलर मैंने लिखवाया था ना, पॉइंट बना के लिखिए, तो आज मानक हिंदी के रूप में प्रचलन में है बेटा आज पूरे भारत में। उसके बाद जो आने वाली भाषा है, जो अनुमानित भाषा है, ये इंग्लिश जो है ना बेटा, ये एक अनुमानित भाषा है, जिसको अनुमानित है, अनुमान कर रहे हैं लोग यहाँ के। ठीक है, ये एक हमारी अनुमानित भाषा हो जाएगी बेटा। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगी, हमारी अनुमानित भाषा हो जाएगी। चलिए, उत्तर प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा का क्रम, नोट बनाइए बेटा। उत्तर प्रदेश में जल्दी से पॉइंट लगाइए और एक नोट बना करके लिखिए कि उत्तर प्रदेश में बोले जाने वाली बोली का क्रम क्या होगा बेटा। सबसे ज्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, उससे कम कौन सी बोली बोली जाती है, उससे कम, सबसे कम कौन सी वाली। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए बेटा। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बोले जाने वाली जो बोली है, भाषा का नहीं, बोली का क्रम पूछ रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो। बोली का क्रम मैंने आपसे पूछा है कि बोली का क्रम क्या होगा। चलिए जल्दी से कमेंट करिए मुझे बेटा, सारे के सारे जितने भी देख रहे हैं सारे के सारे कमेंट करिए। देखिए यदि मैं ये नोट्स बना के, इंपॉर्टेंट है बेटा, उत्तर प्रदेश में पूछ लेगा सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बोली, खड़ी बोली। देखिए फर्स्ट जो है बेटा, वो फर्स्ट है बेटा आपका खड़ी बोली, उसके बाद भोजपुरी। खड़ी बोली सबसे ज्यादा, उसके बाद बेटा कम बोली जाती है भोजपुरी। भोजपुरी के बाद नंबर 3 पे बेटा आ गई है तुम्हारी अवधी। ठीक है, अवधी के बाद बेटा आएगी ब्रज भाषा। कौन सी आ जाएगी, ब्रज भाषा। तो ब्रज नंबर 4 पे पूछ गई है ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा के बाद बेटा नंबर 5 पे आ जाएगी आपकी कन्नौजी। कौन सी आ जाएगी, कन्नौजी। ब्रज भाषा के बाद कन्नौजी, कन्नौजी के बाद बेटा आ जाएगी नंबर 6 पे है बुंदेली। ये कन्नौजी के बाद बोली जाती है, मतलब कन्नौजी से कम बोलने जाने वाली बोली बुंदेली, और बुंदेली से भी जो कम बोली जाती है वो है बेटा बघेली। ठीक है, तो बघेली सबसे कम, बघेली से ज्यादा बुंदेली, बुंदेली से ज्यादा कन्नौजी, कन्नौजी से ज्यादा ब्रजभाषा, ब्रजभाषा से ज्यादा अवधी, अवधी से ज्यादा बेटा भोजपुरी, जो भोजपुरी है। अब भोजपुरी से ज्यादा बोली जाती है बेटा खड़ी बोली। खड़ी बोली सबसे ज्यादा बोली जाती है। दूसरे क्रम ऐसे भी आ सकता है, उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर बोले जाने वाली बोली कौन सी है, तो वो भोजपुरी है। उत्तर प्रदेश में नंबर 3 पर बोले जाने वाली बोली कौन सी है, तो वो आपकी बेटा अवधी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बोली आपकी खड़ी बोली है। खड़ी बोली का नाम कोरबी भी आएगा और आपका वर्नाकुलर भी आएगा, वर्नाकुलर। ठीक है, ये नाम है बेटा खड़ी बोली के। इतना क्लियर हो गया, सारा डाटा क्लियर हो गया, एक एक पॉइंट आपका माइंड में सेट होता जा रहा होगा बेटा। ठीक है, सेट होता जा रहा है या नहीं जा रहा है। चलिए चलिए बेटा, नेक्स्ट आपके सामने ये एक और लाइन लिख लीजिए, विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा मैंने आपको करा दी। अब आगे बेटा बोली, विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बोली जो है बेटा आपकी कौन कौन सी है। देखिए सबसे ज्यादा जो बोली बोली जाती है विश्व में, नंबर 1 पे बोली जाती है भोजपुरी। भोजपुरी के बाद नंबर 2 पे बेटा अवधी। अवधी के बाद बोली जाती है बेटा खड़ी बोली। ये विश्व की बात है, भारत को छोड़कर अन्य देशों में जो है बेटा यहाँ पर देखिए, तो ये नंबर 3 पे कौन सी आ जाएगी आपकी, आगे खड़ी बोली। नंबर 4 पे आ गई बेटा ब्रजभाषा। ठीक है, ये ऐसे गया है कि नंबर 4 पे ब्रजभाषा। सबसे ज्यादा भोजपुरी बोली जाती है पूरे मतलब विश्व की। यदि मैं बात करता हूँ, जो बाहर के देश है, जो वहां के रहने वाले हैं, या तो वो भारत से गए हैं या
वहां से पहले भारत से जाकर ही रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो बोली बोली जाती है वहां पर भोजपुरी, फिर उसके बाद अवधी, अवधी के बाद बेटा खड़ी बोली बोली जाती है, और खड़ी बोली के बाद ब्रजभाषा। सबसे ज्यादा बोले जाने वाले व्यक्तियों की संख्या भोजपुरी है बेटा विदेशों में, ठीक है। और बेटा आज की क्लास हम बेटा यही तक रखते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी जो स्पेशली आपकी हिंदी है बेटा, ये इन एग्जामों के लिए इंटरव्यू के लिए बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो आपका जो है बेटा कई सारे बैच चल रहे हैं, आपके मैथ चलता है परिवार एकेडमी पर, रीजनिंग चलती है बेटा, और आपकी हिंदी चलती है, ठीक है, मेरे ही द्वारा है। तो आप बेटा जल्दी से ज्वाइन कर लो बेटा यूट्यूब चैनल। देखिए यूट्यूब चैनल भी है आप हमारा, तो यूट्यूब चैनल है बेटा, इसको सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, परिवार एकेडमी का है बेटा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट संडे, आने वाले संडे को बेटा नया टॉपिक लेकर के आएंगे, और संपूर्ण टॉपिक लेकर के आएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी एग्जाम दीजिएगा बेटा, कोई भी, ठीक है, भारत का कोई भी एग्जाम दीजिएगा जिसमें हिंदी आती है, यहां से फंसेगा, 100% फंसेगा बेटा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बेटा, जाने से पहले नमस्कार।